क्या करवाया था कल? गीदड़ चल रहा है। गीदड़ कौन से प्रदेश में होता है? करते कौन है? कौन से पर्व पे? गीदड़ करने वाला क्या कहलाता है? नहीं लिखवाया? लिखो तो देगा। गीदड़ करने वाला, अरे बातें नहीं रहे, सुबह से बातें ही करते रहते हो। गीदड़ करने वाला गीदड़िया कहलाता है। गीदड़ नहीं लिखना, नहीं देख ले। गीदड़ करने वाला गीदड़िया कहलाता है। लिख लिया? अच्छा सुनना एक दो बात। जब इस डांस को शुरुआत बच्चे करते हैं, जो भी बच्चा इस गीदड़ को करेगा उसको कहेंगे गेड। और जो पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर डांस करेगा, कपड़े या स्वांग जिसको कहते हैं, उसको कहते हैं गणगौर या मेहरी। गणगौर या मेहर, यानी कि 1 मिनट सुनोगे पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कल होली है, तो उससे पहले ये जो भी व्यक्ति होता है, पुरुष जो होता है, ये शेखावाटी का सबसे अच्छा मनोरंजन का डांस अगर कोई है तो वो यही है। तो उसमें सुंदर सा लड़का जो होता है उसको कहते हैं क्लीन शेविंग करवाएगा, और अगले दिन फिर उसको महिला बनाएंगे। और सबसे ज्यादा मजाक का पात्र जो होता है वो यही होता है। इस डांस में उसी को ही देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि भाई महिला के जैसे तो नहीं नाच सकता आदमी। हो सकता है कि थोड़ी देर उसको लगता है कि मैं महिला बना हुआ हूं तो उसके जैसी एक्टिंग कर सकता है। थोड़ी देर बाद में तो उसको पता ही नहीं चलता कहाँ लहंगा जा रहा है, कहाँ लुगड़ी जा रही है, कुछ भूल जाता है सब कुछ वो। उस व्यक्ति को ही गणगौर। क्योंकि जब जब महिलाओं का नाम आएगा हमेशा क्या शब्द आएगा? सीधी बात ही होती है। शेखावाटी में गणगौर को मेहरी भी बोलते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम मेहरी भी होता है। सबसे पहले जैसे डांस करने के लिए आएंगे छोटे बच्चे, जो गेड़ कहलाएगा। बाद में अपने जैसे कोई भी जो कुछ भी पहन रखा है वो जाके नाचेगा, उसको गिनड़िया कहते हैं। और सबसे लास्ट में जो महिला का पात्र बन के चलता है उसको बोला जाता है गणगौर या मेहरी। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा बजता है। तो लिखो, बच्चों द्वारा किए जाने पर बच्चों द्वारा किए जाने पर इसे बच्चों द्वारा किए जाने पर इसे गेड कहा जाता है। गेड है। बच्चों द्वारा किए जाने पर इसे गेड कहा जाता है। लिख लिया? उसके बाद में लिखिएगा, जो पुरुष महिलाओं का स्वांग पहनकर, ये खूब आता है, जो पुरुष महिलाओं का स्वांग पहनकर, जो पुरुष महिलाओं का स्वांग पहनकर नृत्य करता है, महिलाओं का स्वांग पहनकर नृत्य करता है, उसे गणगौर या मेहरी कहते हैं। गणगौर या मेहरी कहते हैं। वाद्य यंत्र लिखो, नगाड़ा, ढोल डफ, ढोल डफ। इस नृत्य में सुर, ताल और लय तीनों का समन्वय होता है। इस नृत्य में सुर, ताल व लय का समन्वय होता है।
सुर, ताल और लय का समन्वय होता है। अच्छा, इसमें कुछ स्वांग बने जाते हैं। स्वांग का मतलब वही होता है बहरूपिया कला। तो एक सेठ बनेगा, एक ही लड़का दूसरा सेठानी, एक बनेगा दूल्हा, एक बनेगा दुल्हन। बस इसमें खुशी मिल जाती है इसको। उसके बाद में एक आता है डाकी, डाकण। मत बोल देना किसी को, दांत तोड़ देंगे। उसके बाद में आता है यहाँ पे सगाजी, सगीजी और सरदार, पठान, राम, काली, भैरव, ये सब इसमें बने जाते। ये तो होली वाले जितने भी डांस है उनमें कुछ ना कुछ तो बनेंगे, क्योंकि वो चलते ही लंबे हैं। महीने भर तक आप एक ही चीज को कैसे देखोगे। इसलिए ये सेठ, सेठ का मतलब शेखावाटी में जिसका मोटा पेट होता है वो सेठ कहलाता है। और सेठानी उसकी पत्नी। और इन दोनों के किस्से खूब चलते हैं गाँव में, सुनाते रहते हैं ऐसे ही फालतू की बातें। तो उसमें मनोरंजन होता है। एक व्यक्ति को अच्छे कपड़े पहना देते हैं तो दूल्हा कहलाता है। उसी पुरुष को ही दूसरे को दुल्हन के कपड़े, महिलाओं के कपड़े, दुल्हन हो जाता है। डाकिया, डाक वाला, डाकण। और एक होता है सगाजी, सगीजी। सगाजी का मतलब होता है अपनी बहन जो होती है उसका ससुर, और उसकी सासू माँ सगीजी कहलाती है। इसमें कोई भी पात्र ऐसा नहीं है जो घर का बनेगा, क्योंकि घर के लोगों की मिमिक्री करोगे जापट पड़े। इसलिए कोई पात्र नहीं है, देख लो सब बाहर के पात्र होते हैं। और ये शेखावाटी वाले बच्चे तो पता भी होगा उनको, क्योंकि सबके ही बने हुए होते हैं। हमारा भी बना हुआ है, आपका भी बना हुआ होगा जो शेखावाटी के है। गाँव में क्या होता है कि पुरुष जो होते हैं ना वो अधिकांश गाँव के बीच में ये सब चीजें करते हैं। पर घर के अंदर जो महिला बच गई वो भी तो अपना मनोरंजन करें। तो फिर वो छोटे छोटे बच्चों को ये ऐसे कपड़े पहनाना शुरू करती हैं। किसी को भगवान श्री राम के कपड़े पहना देती हैं, उसके डायलॉग सुन लेती हैं। तो ये सब चीजें गाँव में बड़ा शानदार तरीके से चलती हैं। छाप दो इसको। नहीं छाप मत, देख ले इसको, बोर्ड पे आके चाट ले। हद हो गई यार। लिखो, सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकी डाकन। एक बार आया हुआ है पेपर में ये। सब तीन आएंगी, एक दो तीन, एक अकेला नहीं आएगा कभी भी। अकेला तो बहुत सारे डांसों में होता है, जो होली के होते हैं लगभग उन सब में होता ही है ये। इसलिए सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकी डाकण, सगाजी सगीजी, सरदार पंजाब के आसपास वाला एरिया, पठान, राम, काली, भैरव, हनुमान, सब बनते हैं। लिख दिया क्या? ये आपका गींदड़ हो गया। ठीक है, उतार लिया होगा सबने। तो अगला देखो, सेम चंग है। सुन लेना पहले, फिर लिखना ही यही है, सेम है यही। ये भी कौन से प्रदेश में होता है? इसे भी कौन से पर्व पे होता है? ये भी, इसे भी कौन करते हैं? पुरुष ही करते हैं। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजेगा? शंख वाद्य यंत्र, जो एक तरफ से तो मंडा हुआ होता है खाल से, लकड़ी का गोल घेरा, और उसमें एक तरफ से तो मंडा हुआ है तो खाल से, और एक तरफ से खुला हुआ होता है। और उसको पुरुष हाथ में लेते हैं। परंतु उनकी वेशभूषा एक बार एग्जाम में आई हुई है। पैरों में घुंघरू बांधेगा, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता, साफा, हाथ में चंग, और उसको बजाता रहेगा। एक ही स्थान पे घूमते रहेंगे, जितने भी लोग होंगे उन सब के हाथ में चंग होगी।
चंग अगर कोई नहीं जानता हो तो मेला फिल्म देखी होगी, उसमें वो सॉन्ग है ना, मेला आता है एक बार, वो वाले में वो बजा रहा होता है उसका भाई, है ना, रूपा का भाई। हाँ बस वही वही, उसी को ही चंग कहते हैं। ये तो पता है इनको, देख लो, रूपा नाम याद है, चंग आज तक याद नहीं हुई होगी। चंग नृत्य कौन से प्रदेश में होता है? करते कौन है? कौन से पर्व पे? वाद्य यंत्र कौन सा? पैरों में क्या बांधेगा? और क्या पहनेगा? चूड़ी। और क्या? कुर्ता और साफा। लिखो। चंग नृत्य शेखावाटी प्रदेश, क्षेत्र शेखावाटी प्रदेश। शेखावाटी प्रदेश। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, इसमें पुरुष नर्तक हाथ में चंग लेकर पैरों में घुंघरू, चूड़ीदार पजामा, पैरों में घुंघरू, चूड़ीदार पजामा, कुर्ता व साफा पहनकर, कुर्ता व साफा पहनकर वर्ताकार घूमकर नृत्य करता है। वर्ताकार घूमकर नृत्य करता है। लिख लिया? उसके बाद में लिखो, पर्व होली। पर्व होली, पर्व होली, और इसके गीत होते हैं धमाल। शेखावाटी में धमाल ही चलती है। इन धमालों में गाड़ियां निकाली जाती हैं बढ़िया वाली। हाँ, यही काम रह गया। सुनाओ। देखो भाई, ये होली के गीत होते हैं, बहुत आ रहे पेपर में। पूर्वी राजस्थान के जितने भी होली के गीत होते हैं उनको कहते हैं यहाँ पे रसिया, और एक कहते हैं होरी। होरी तो इसका मतलब ये होता है कि पूर्वी राजस्थान में ले को रे बोलते हैं, दाल को दार, होली को होरी, इसलिए ये होरी गीत होता है। और रसिया, क्योंकि यूपी वाला एरिया लगता है तो यूपी भगवान श्री कृष्ण का एरिया है, और उसमें भगवान श्री कृष्ण जो होते हैं वो गोपियों के साथ में जब डांस करते हैं तो उसको कहते हैं रास रचाना। अभी तो रेडी फिल्म का एक सॉन्ग सुना होगा ना, कि मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला, वो करे तो रास लीला, है ना। अगर ऐसा मैं किसी लड़की को साथ में लेके घूमता हूँ तो लोग कहते हैं कि कैरेक्टर लेस आदमी है, और भगवान कृष्ण अगर घूमता था तो उसको कहते थे कि ये रास रचाना होता है। तो ये रसिया रास से बना हुआ है। पूर्वी राजस्थान में जो डांस होता है बम, उसके सारे गीत क्या कहलाते हैं? रसिया। या चाहे कोई भी डांस होता होगा उन सबके गीत ही रसिया कहलाते हैं। इसलिए पूरी राजस्थान के गीत ही रसिया होते हैं। फिर ये आपकी अरावली, और इस वाले एरिया में और इस वाले एरिया में यहां पर होली के गीत कहलाते हैं फाग। क्या कहते हैं? फाग। क्योंकि फाल्गुन में आती है तो फाग हो गए। और ये आपका शेखावाटी वाला एरिया, इस शेखावाटी वाले एरिया में जो होली के गीत होते हैं उन सबको कहते हैं धमाल। तो इसमें भी गालियां निकाली जाती हैं, तो ये धमाल होती है। तो ये अपने होली के गीत होते हैं, एक दो तीन, ये सब आपको याद रखना है। एक डायग्राम बना लो, उसमें ऐसे कैसे ही छाप दो इनको। छोटा सा बनाओ ये मैप, और एरिया के हिसाब से लिख लो।
लिख दिया। एक शेखावाटी में छोटा सा डांस। अरे बात मत किया करो, ये 2 घंटे तुम शांति से बैठा करो। अब ऐसे तो तुम मान लो 6 घंटे क्लास, 4 घंटे 5 घंटे लग जाए, तुम तो पका दो बातें करके। मास्टर बार बार यही बोलता रहेगा, चुप हो जाओ चुप हो जाओ। छोटे बच्चे थोड़ी हो यार, समझ में नहीं आता। अभी तुम्हारा ध्यान ही नहीं है पढ़ने पे, सब तभी तो पास नहीं हो सकते ऐसे। जब तक बच्चा खुद के बारे में खुद नहीं सोचेगा तब तक नहीं पढ़ सकता, और ये आपको खुद को करना पड़ेगा। कोई भी इंस्टीट्यूट किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकती। आपको जितनी सुविधाएं दे रखी हैं घर वालों ने, उसका फायदा अच्छे से उठाओ। क्या चक्कर चक्कर 1 ही मिनट में शुरू हो जाता है। सुबह पहले यही काम है क्या? अच्छा पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं अगर आपको समझ में नहीं आता है, तो मुझे ही बता दो, मैं खुद ही जाके बोल दूंगा कि सर कल से मेरी क्लास मत लगाओ। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो, क्योंकि ना तो सब्जेक्ट आगे चलेगा। एक बीच में बोलते हो ना तो डिस्टर्ब होता है। जैसे लिखते टाइम तुम खूब चिल्लाओ, खुद से लिखते समय, बोलते समय मत बोलो। या अभी कह दिया है 2 घंटे, अब बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं मैं मार कर रख के चला जाऊंगा। तो डफ नृत्य जो होता है वो कौन से प्रदेश का होता है? बोलने के टाइम पे बोला करो ना, शेखावाटी का। डफ और चंग एक ही है वैसे देखा जाए तो, पर डफ की बनावट जो होती है ना वो अलग होती है। जैसे हाँ आकार में, जैसे चंग जो होती है बिल्कुल गोल होती है, और डफ जो होता है वो षष्ठभुज टाइप का होता है। बस उसमें ये होता है और कोई मतलब नहीं होता। पर ये शेखावाटी में इसका पर्व जो है ना वो ध्यान रखा करो। इसका पर्व जो होगा वो बसंत पंचमी होगा। अच्छा इन चीजों को रटना नहीं होता। अगर जिस बच्चे को कंसेप्ट का पता है तो ये चाहे शेखावाटी में नहीं, भारतवर्ष में कहीं भी चले जाओ, जहां पे सरस्वती की पूजा होती है ना वहां पे बजता ही डफ ही है। तो इसलिए हर एक चीज को रटने की जरूरत नहीं है कि नहीं है तो बसंत पंचमी पे होता है इसको रटना ही पड़ेगा। डफ एक ऐसा वाद्य यंत्र होता है जो केवल सरस्वती की आराधना में बजता है रियल में। इसलिए सरस्वती माँ की पूजा कब करते हैं? बसंत पंचमी को। इसलिए ये भी तभी हो जाता है। एक छोटा सा डांस है जो उधर प्रदेश के लोगों को ही नहीं पता, जिंदाद। ये केवल किताबों में होता है। और जिंदाद जो होता है, ये दय से याद रखो इसको ऐसे ही, कि दाता रामगढ़ का है। दाता रामगढ़ जो है ना वो जीण माता से अगला गांव है। ठीक है, सीकर में आ जाएगा। तो ये डांस का नाम ही ऐसे ही है। उसी प्रकार से एक डांस होता है कबूतरी, सुना होगा, कभी कभी आता है। अच्छा अभी जो नया परीक्षा पैटर्न है ना उसके अकॉर्डिंग ना ये आएगा ना ये आएगा, ना ये जरूर आ सकता है, ये दोनों तो कभी नहीं आ सकते। क्योंकि अब जो पूछ रहा है वो आरबीएससी से पूछ रहा है, और आरबीएससी किताबों में ये दोनों ही नहीं है। कोई भी दोनों दोनों डांस ही इनका उल्लेख नहीं है। ये वो डाटा होते हैं जो गाइड के डाटा होते हैं, और कभी कभी बोर्ड इनको पूछ लेता है बस। आरबीएससी की किताबों में ऐसा कुछ नहीं दे रखा, जो नहीं दे रखा वो नहीं पूछा जाएगा, सीधी बात यह है। तो आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए बस, कि डफ जो है कौन से प्रदेश का है? शेखावाटी। कौन से पर्व पे होगा? बस जिंदाद में दास से की पॉइंट पकड़ो, और दाता रामगढ़। उत्तर उन्हीं में ही होता है। आप बोर्ड वाले को टेंशन दो कि हमें तो ये उत्तर आता ही है। तो दाता रामगढ़ गांव है सीकर, कबूतरी गांव होगा चूरू। तो लिखो देखा। डफ नृत्य, और डफ नृत्य में लिखो क्षेत्र शेखावाटी, क्षेत्र शेखावाटी। क्षेत्र शेखावाटी लिख लिया। उसके बाद में लिखो पर्व बसंत पंचमी, पर्व बसंत पंचमी। उसके बाद में लिखो जिंदाद, जिंदाद नृत्य दाता रामगढ़ सीकर, जिंदाद नृत्य दाता रामगढ़ सीकर। दाता रामगढ़ सीकर लिख लिया। कबूतरी चूरू,
अगला डांस है कबूतरी, और वो होता है चूरू में। कबूतरी नृत्य चूरू। एक ग्रेड सेकंड में पूछा गया था, लहुर लहुर नृत्य। सुन लेना, बाद में लिख लेना। लहुर लहुर नृत्य कहाँ होता है? तो ये होता है चिड़ावा में। चिड़ावा का नाम तो सुना होगा, झुंझुनू में है। क्योंकि चिड़ावा में जीके के हिसाब से चिड़ावा के पेड़े बड़े फेमस है। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पेड़े कहाँ के फेमस है, तो चिड़ावा। अच्छा, लहुर लहुर का अर्थ एग्जाम में भी आया हुआ है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है मीठी खुजली। हाँ, ये शब्दावली है। शेखावाटी प्रदेश की लहुर लहुर मतलब मीठी खुजली, इसका अर्थ होता है। और इसका पर्व जो होता है वो होता है गणेश चतुर्थी। ये ऐसा डांस है जो एकमात्र जो गणेश चतुर्थी पे किया जाता है। और शेखावाटी के अधिकांशतः चाहे कोई भी डांस जो होते हैं वो पुरुष प्रधान ही है। महिलाओं को आज भी डांस करने की इजाजत कमी है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। संस्कृति है, कोई नहीं नाचती, शादियों में नहीं नाचती, क्यों, क्या है इसमें? किसको, कौन ऐसा आदमी है जो अपनी पत्नी को गांव के बीच में नचाएगा? ऐसा तो कोई भी नहीं होता। शुरुआत से क्या बताएं, क्षेत्रीय ना डांस जो होते हैं उसमें महिला कभी भाग नहीं ले सकती। और ये ग्रामीण क्षेत्र के डांस है। अच्छा, ये तो इस टाइप में होता है कि जैसे गणेश चतुर्थी कल है, तो चिड़ावा के आसपास वाले एरिया में डीजे लगाया जाता है, डीजे। और डीजे होता है, फिर उस डीजे के सामने एक लड़का जो होता है बहुत अच्छे कपड़े पहनता है, सूट बूट पहनने वाली बात है, तो उसको लोग कह रहे हैं कि हीरो लग रहा है। इसका मतलब अभिनेता पात्र होता है। और एक लड़के को लड़की बनाया जाता है, और उसको अच्छे कपड़े महिलाओं के पहनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हीरोइन लग रही है, मतलब अभिनेत्री। और फिर दोनों डीजे पे जो भी सॉन्ग बज रहे होते हैं उन सब पे डांस करते हैं। और डीजे पे अधिकांश सॉन्ग बजते हैं उसमें फिल्मी, क्योंकि जब अभिनेता अभिनेत्री है तो फिल्मी सॉन्ग बजेंगे। और या फिर हरियाणवी, क्योंकि चिड़ावा जिस जगह पे है तो चिड़ावा वालों की तो बोली हरियाणवी टच में है, उनकी तो ट्योन ही हरियाणा का जैसा ही आता है, इसलिए उसमें हरियाणा का सॉन्ग बजता है। इसीलिए इस डांस को कहते हैं अश्लील नृत्य, फुहड़ नृत्य। क्योंकि राजस्थान की परंपरा ये है कि राजस्थान के लोग हो के अगर राजस्थान के ही सॉन्ग बजाते हैं और उन पे नाचते हैं, घूमर पे, गणगौर पे, तीज वाले सॉन्गों पे नाचते हैं, तो वो हमारा है, तो वो हमें अच्छा लगेगा। और अगर कोई भी बाहर के सॉन्ग बजाए जाते हैं तो उसको हम अश्लील कहते हैं। शादी के टाइम पे आप अगर नाच रहे हो और नाचते समय आप घूमर पे नाच रहे हो, गुडला सॉन्ग खूब सारे हैं राजस्थान के, नैनारा लोबी, इन सब पे अगर आप नाच रहे हो तो घर वाले भी बैठे होंगे, पुराने लोग अगर हैं तो वो यही कहेंगे कि भाई लड़का समझदार है और इसमें लखन है। और जैसे अगर आपने चला दिया कोई फिल्मी, तो दादा ही कह देगा ये गया काम से, है ना, इसमें कोई लखन नहीं है। तो उसको हम कहते हैं अश्लील। यानी कि हम फिल्मी सॉन्ग पे अगर डांस करते हैं तो अश्लीलता कहलाती है। और एक्चुअल है कि राजस्थानी सॉन्ग चाहे तुम मम्मी के साथ में देखो, बहन के साथ में देखो, पत्नी के साथ में, किसी के साथ में भी देखो, वो सॉन्ग जो होते हैं उनमें कहीं अश्लीलता का 0% भी नहीं होता। आप किसी भी सॉन्ग को सर्च करके देख लेना। और बाकी तुम हरियाणा की तो छोड़ो बात ही, मारी गाड़ में एक पटोला फलाना ढिमोड़, ये भी सॉन्ग होते हैं यार। ऐसे सॉन्ग अपने तो कभी नहीं चलते, इसलिए अपने कहते हैं कि वो अश्लील है, इसीलिए इसको अश्लील नृत्य कहा जाता है। पुरुष प्रधान होता है। इसमें एक पात्र जो होता है वो क्या बनता है, अभिनेता, और दूसरा पात्र क्या बनता है, अभिनेत्री। और ये दोनों के दोनों कौन से गानों पे नाचते हैं, फिल्मी गानों पे। इसीलिए इस डांस को क्या कहते हैं, अश्लील नृत्य कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, अश्लील नृत्य। ये इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें फिल्मी सॉन्ग बजते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए बस। तो सबसे पहले बताओ लहुर लहुर का अर्थ क्या होता है, मीठी खुजली। करते कौन है इसको, पुरुष। कौन से पर्व पे, गणेश चतुर्थी पे। एक पात्र क्या बनेगा, अभिनेता, दूसरा पात्र अभिनेत्री। कौन से गानों पे नाचेंगे, फिल्मी पे नाच रहा है, इसीलिए क्या है ये, छाप दो, अश्लील या फूहड़।
लिख लिया? तो शेखावटी हो गया, मारवाड़ हो गया, घूमर हो गई, नाहर बच रहा है ना। अगली हेडिंग लगाओ, नाहर नृत्य। बोर्ड पे देखो, बाद में लिख लेना। नाहर नृत्य होता है, क्षेत्र आएगा इसका मांडल। मांडल है भीलवाड़ा। अब इसमें जब एग्जाम में सवाल आता है तो ऐसे आता है कि नाहर नृत्य कहाँ होता है, तो ऑप्शन में आपको मांडल और मांडलगढ़ दोनों मिलेंगे। और बच्चे ज्यादातर सुने हुए होते हैं मांडलगढ़, क्योंकि मांडल तो आता है इस डांस की वजह से ही है। बाकी ना ज्योग्राफी में है, ना हिस्ट्री में है, ना कल्चर में कहीं पे है। पर मांडलगढ़ तो आप बहुत बार सुनोगे। मांडलगढ़ में तो आप दुर्ग भी पढ़ोगे तो उसमें भी सुनोगे। आप नाटक पढ़ोगे तो उसमें भी सुनोगे, यानी कि बार बार सुना हुआ होता है मांडलगढ़। इसलिए ज्यादातर लोग इसमें मांडलगढ़ करते हैं। पर ये मांडल में और मांडलगढ़ में तो 20-30 किलोमीटर का अंतर है। तो ये मांडल है ना कि मांडलगढ़ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये डांस केवल मांडल का ही फेमस है। अच्छा, नाहर पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग दिख रहा है? हाँ, तो इसको पुरुष ही करते हैं, वैसे भी पुरुष प्रधान नृत्य है। अच्छा, इसमें जो भी पुरुष भाग लेता है उसकी अगर बात की जाए यहाँ पे, तो उसके सिर पर होते हैं सींग, और मुख जो होता है उस पर होता है मुखोटा, और उसका शरीर जो होता है उस पूरे शरीर पे होती है रुई, ये लगी हुई होती है। और हाथों में होते हैं डंडे। हाथों में क्या होते हैं? डंडे। और फिर उसके बाद में ये डांस करता है। अब इसको भी नहीं रटना, क्योंकि सर पे ही होते हैं सींग, तो पैरों में सींग थोड़ी लगे हुए होते हैं। उसके बाद मुखोटा हमेशा मुख पे ही लगता है। बस इसमें एक चीज याद करने की है, शरीर पे क्या लगाता है वो? रुई। बाकी हाथों में डंडे सब में ही मिल रहे थे, इसलिए ये कॉमन चीज होती है। अच्छा, पुरुष जब भी नाचते हैं तो अधिकांशतः कब नाचते हैं? होली पे, बताया। पर इसका जो पर्व होता है ना, ये होली के 13 दिन बाद होता है। ये नाचा जाता है रंग तेरस। रंग तेरस आती है होली के 13 दिन बाद। होली के 13 दिन बाद चैत्र आ गया, कृष्ण पक्ष आता है पहले, कृष्णा त्रयोदशी। इस दिन ये डांस होता है। क्यों? क्योंकि मांडलनी, मेवाड़ और वागड़ में ज्यादातर वहां पर जो त्योहार मनाते हैं वो रंग तेरस फेमस होती है। वहां पे होली कम फेमस होती है, रंग तेरस ज्यादा फेमस होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो उसका एक कारण है जो अभी मैं बताऊंगा आपको, कि वहां के बच्चों को अगर आप होली पे छुट्टी दे दिए ना, तो फिर वो 13 दिन बाद में ही आते हैं। उनको ये नहीं है कि होली के जस्ट बाद वापस चलेंगे, क्योंकि उनके तो त्योहार होली के बाद में ही शुरू हो रहा है, और वो तो 13 दिन तक ही चलता है। इसलिए उधर का बच्चा लंबे समय तक छुट्टी करता है होली पे। दीपावली पे इतनी छुट्टी नहीं चाहिए जितनी उनको होली पे चाहिए, क्योंकि 13 जब तक नहीं आएगी तब तक तो वो वापस ही नहीं आते। तो रंग तेरस होली से भी बड़ा प्रोग्राम माना जाता है। अच्छा, इस डांस की जो शुरुआत है वो कहते हैं कि शाहजहां के काल से मानी गई है। किसके टाइम से? शाहजहां। शाहजहां के समय से इस डांस की शुरुआत हुई थी, ये बात आपको याद रखनी है। तो नाहर का क्षेत्र कौन सा होगा? मांडल। बोलो, करते कौन है इसको? पुरुष। कब का? पुरुष सिर पे क्या लगाएंगे? शरीर पर, मुख पर, हाथों में। होगा कब? रंग तेरस को। और उसके बाद में किसके समय से चला आ रहा है? अब बताओ, क्षेत्र कौन सा होगा? करते कौन है? पुरुष। सिर पे क्या लगाएगा? शरीर पे। हाथों में। कौन से पर्व पर? किस राजा के समय से? अच्छा, ये सब क्यों हुआ? उसको रुई लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सब का एक बड़ा कारण था। आप सब लोगों ने सुना होगा कि मेवाड़ मुगल संधि हुई है, और मेवाड़ मुगल संधि अमर सिंह जी के टाइम में हुई थी, और उस संधि को जगत सिंह ने तोड़ दिया था। और जगत सिंह जैसे ही संधि को तोड़ता है, तो उसके बाद में आप हिस्ट्री में पढ़ते हो तो ऐसे सुनते हो कि शाहजहां ने लगभग सादुल्ला खां के नेतृत्व में
30,000 फौजियों को भेजा था कि अगर उसने संधि तोड़ी है तो उसको सबक सिखा के आ। अब वो 30,000 फौजी आते हैं, तो दंत कथा ये कहती है कहानी के रूप में कि शाहजहां भी आया था एक बार, अभियान के तहत यहाँ पहुंचा था। और राजा जब इतने हाथी घोड़े अपने साथ में लेके जब चलता, तो जहां पर राजा को रात हो जाती है, वो राजा वहीं पे ठहर जाता। और राजा जहां ठहरेगा, उसके और उसकी जो सेना है, उसके खाने पीने का जो भी खर्चा होगा, वो जहां गांव जिसमें ठहरे हैं उस गांव के लोग व्यवस्था करेंगे। आसपास के गांव जो है वो सब सहयोग करेंगे, क्योंकि इतने लोगों को खिलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। रात को राजा कभी भी नहीं चलते थे, क्योंकि मान लो अब यहां से कोई व्यक्ति जाए, आपको अजमेर के आसपास का अगर पता ही नहीं हो, तो आपको तो कोई भी लूट लेगा कि वहां के लोग पता नहीं कैसे लुटेरे होंगे। इसलिए तो राजा कभी भी रात को नहीं चलते, जहां पे भी जगह मिलती वहीं पे ठहर जाया करते। तो ऐसे ही जब मेवाड़ अभियान के तहत आए थे, तो उसी समय शाहजहां जो होते हैं वो यहाँ पे रुक गए थे मांडल गांव में। अब मांडल गांव में रुकने के बाद में, और मुगलिया कल्चर अलग है, उसमें नशा करने की आदत थी। तो शाहजहां कहता है कि मुझे नशा करना है। उन्होंने कहा कि हम तो साहब नशा तो करते ही नहीं है, हमारे यहाँ पे तो शराब तो बिल्कुल नहीं चलती है। तब उन्होंने कहा कि चलता क्या है तुम्हारी साइड में? तो मांडल वालों ने कहा कि साहब इधर तो अफीम चलती है। उसने कहा अफीम पिलाओ। अब उसको भी अफीम पिला दी। अब अफीम शराब से ज्यादा चढ़ती है। और तुम्हें क्या पता, तुमने किसने पी है, किस किस ने मजा लिया है अफीम का? एक। और और किसी ने भी खाई? अरे ये कोई बड़ी बात नहीं होती। तो मेवाड़ में तो बड़ा कॉमन है ये, हर जगह ही पीने को मिल जाएंगे, लोग खूब सारे पीते ही रहते हैं डेली। उनके तो शादियों में ही चलती है। भाई आपकी साइड में जो खर्चे होते हैं ना शादी में, कि लड़की का विवाह होगा तो लड़की वाले 11 लाख 20 लाख ये देंगे, उधर ये नहीं चलता। दहेज नाम जीरो है। बड़ी अच्छी संस्कृति है, कोई किसी को दहेज नहीं देता। पर वहां शादी में खर्चा ही केवल अफीम का ही है, क्योंकि अफीम बहुत महंगी आती है ब्लैक में तो। और अगर आपने अफीम की मनुहार नहीं की तो शादी जीरो, कोई काम की नहीं है। इसलिए उधर खर्चा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहां तो बच्चे 2 3 4 5 तो ऐसे भी थे जो चित्तौड़ के इधर के, जिनके पट्टे हैं सबके आधे आधे से ज्यादा लोगों के, तो वो बैग में ही लेके घूमते थे। हाँ, छोटी छोटी लेके घूमते थे बैग में, है ना। तो ये अफीम उधर कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई वैसा नहीं है कि ये नशा माना जाता है वहां, नहीं। वहां तो देवी देवताओं के टाइम पे मनुहार उसी का ही होता है। भाई उधर शराब नहीं चलती जिस एरिया में, वहां पे मनुहार के लिए अगर कोई रिश्तेदार रूठ भी गया तो उसको मनाने के लिए अफीम जो है, उसका पानी जो है वो हथेली में डालते हैं और फिर वो उसको पिलाते हैं। तो ये तो मनुहार है उधर तो ये तो सामान्य बात है। आप कहां से हो भाई? हाँ, फिर तेरे को कहां मिल गई? लाया क्या? तो खरीद के लाया? ए, अच्छा, एक दोस्त है उधर का ही, उस उधर का होगा वो मेवाड़ का। यहां भी मिलती है क्या? ब्लैक में मिलती होगी कोई। पर ये हाँ नहीं, पकड़ लेंगे जिस दिन तो वो तो फिर रेल बना देंगे, ये तो फिक्स है। अफीम का तो बहुत बड़ा उधर इसका व्यापार होता है। तो कई बार मेवाड़ में, जैसे उदयपुर में आप 10 बजे के 11 बजे के बाद में वहां शहर में खड़े नहीं हो सकते, कोई भी कोने में। हाँ, पुलिस वाले जप देंगे, क्योंकि उनको ये लगता है, और अलग गाड़ी के नंबर हो तब तो पक्का ही। रामसर की 05 है, भरतपुर के नंबर है। ये जब भी हम कभी खड़े होते थे तो कोई ना कोई आ ही जाता, क्योंकि उनको ये लगता है कि बाहर के लोग यहाँ पे आए हैं, रात को 11 बजे भी अगर घूम रहे तो ये अफीम का व्यापार करने वाले। और हुलिये से मास्टर वैसे नहीं लगते, तो दाढ़ी वाड़ी रहते, तो उनको लगता है ये ऐसे ही कोई है चोर चकेरे ही, तो इसलिए हाँ, तो ये ऐसे ही होंगे। इसी वजह से उनको लगता था कि बार बार ऐसे रोक लिया करते वो कई बार। तो ऐसा होता है, मेवाड़ में ज्यादा देर रात को घूमने नहीं देते पुलिस। वैसे यहां से बड़ी शांत पुलिस है, वहां कोई हेलमेट की जरूरत नहीं है, कभी चाहे कभी जाओ। क्योंकि उसका विधायक जो जो एमपी जो है वहां का, उसने ही आदेश दे रखे हैं कि किसी को परेशान नहीं करना, क्योंकि वो टूरिज्म सिटी है। वहां पे बाहर के व्यक्ति आते हैं, रेंट पे बाइक लेते हैं, तो वो घूमते हैं। और अगर आपने एक बार भी किसी को परेशान किया तो वो बाहर जाके कहेगा कि अच्छी सिटी नहीं है, फिर व्यापार नहीं होगा। वहां कौन सी खेती होती है, सारा व्यापार वहीं होता है। उदयपुर शहर का बच्चा कोई नहीं पढ़ता, कोई भी एक थड़ी भी लगा लेंगे चाय की,
शाम को 20,000 रुपये लेके जाते हैं, 30,000 रुपये लेके जाते हैं। अगर और हाँ, उनका तो व्यापार है वो लोगों को व्यापार देते हैं। फिर सबसे बड़ी बात है कि वहां पे जैनी अधिक है, उदयपुर में सबसे अधिक जैनी है, और जैन समुदाय तो अपने आप में बिजनेस के लिए जाना जाता है, सबसे ज्यादा व्यापारी तो यही होता है ना। तो ये बात है, और बात ये थी, बस एक बार बात हो गई, अब खत्म करो इसको। नहीं तुम चलाए रखो, लो रखो चला के, तुम आ जाओ आगे मार्केट लेके पढ़ा लो। ये आदत पता नहीं कैसी है यार, मेरे समझ में नहीं आई, या तो तुम समझ में नहीं आ रहे या मैं तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा। ये आपको क्या कारण है, ऐसा तुम बोलते क्यों हो? मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रहा, मेरे को बताओ एक बार। ये आदत तुम्हारे और गुरुजियों ने पटक रखी होगी, उनकी क्लास में भी ऐसे ही करते रहते हो। बस समस्या तभी है, ये तभी है, इसीलिए तुम बोलते रहते हो बीच बीच में, नहीं तो बाकी तो ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो जिस भी क्लास में जाते हैं तो बच्चा बोलना तो बहुत दूर की बात है, उसके तो आंखें नहीं उठे, है ना। जब सब्जेक्ट ही ऐसा हो गया कि जिस आदमी को हम संस्कार ही नहीं दे पाए, तो किस बात की संस्कृति पढ़ाते हैं बताओ? तो फिर क्या फायदा होता है इससे? तो क्या उसमें बता रहा था मैं, शाहजहां जो थे वो रात को वहां रुके और उन्होंने कहा कि मुझे नशा करना है। अब इन्होंने भाई अफीम पिला दी, अफीम पिला दी तो ज्यादा नशा हो गया। अब ज्यादा नशा हो गया तो उसने कहा कि मुझे महिलाओं का डांस देखना है। अब देखो, बहुत बुरी आदत है ये, अपवाद की बात नहीं है। एक बात बताऊं, इससे संस्कार दिखाई देते हैं परिवार के। और मेरी क्लास में अभी तक तो तुम ये नए हैं यहाँ, तो ये ऐसा लगता है तुम्हें कि ऐसे ही होता होगा। मैं एक्चुअल में महिलाओं का बड़ा सम्मान करता हूँ, और मेरी क्लास में कोई भी ऐसा अभद्र टिप्पणी कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, ये मैं आपको पहले बता दूं, है ना। तो ये जरूरी है, अभी तो आप मान लो कि तुम सीख जाओ तो ज्यादा बेहतर है, पहला ही टॉपिक है। जितना अच्छा सीखोगे उतना अच्छा है। मैं तुम्हारी तरफ कभी आंख उठा के लड़के की तरफ तो नहीं देख रहा, मैं, मेरी आदत में यही नहीं मैं नजरें उठा के किसी को देखूं, तो मैं सुनूंगा भी नहीं, ना मैं किसी को बोलने दूंगा, शुरू से लास्ट तक चाहे कितना भी हो। और मैं चाह रहा हूँ कि अब की बार रविवार को 7 एक घंटे तुम्हारी क्लास लगवा के एक दो टॉपिक करवाई जाए, क्योंकि तुम ऐसे मानने वाले नहीं हो। जितना जल्दी फ्री होगे उतना अच्छा होगा। 3 दिन से तो बोल रहा हूं मैं, अब भाई मान जाओ रे, हाथ जोड़ लिए तुम्हारे सामने कि बीच में टिप्पणी मत किया करो, ये अच्छी आदतें नहीं है। क्योंकि समस्या आपके नहीं है ना भाई, हो सकता है कि कोई भाई बहन साथ बैठे हुए हैं तो बड़ी समस्या उस लड़के को है। तुम तो मार देते हो ऐसे टिप्पणी, उसकी बहन बैठी है यहाँ पास में, तुम कुछ भी बोल रहे हो, उसके लिए तो जीना मुश्किल हो जाता है ना। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के तरीके से रहे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर ये तो लफड़ा ही चलता रहेगा। तो हम ही अभद्र नहीं बोलते, जब हम खुद नहीं बोलते, और ऐसे शब्द जो आप सहन कर सकते हो, वैसे डबल मीनिंग का तो गेम मुझे आता ही नहीं है, वो तो कोई और बोल सकता है जिसे तुम्हें आदत डाल रखी है, इसीलिए लफड़ा है। तो साजा के बारे में कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं का डांस देखना है। अब गांव के आदमी महिला को कैसे नचवा सकते हैं, और वो भी मांडल जैसा, वो तो बहुत छोटा गांव था। तो मांडल वालों ने क्या किया कि क्या करें यार, ये तो समस्या हो गई, परेशान हो गए, इसको अफीम गलत पिला दी। अब उन्होंने कहा कि यार इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, तो बोला डॉक्टरों के पास चलते हैं, क्योंकि पहले तो गूगल था ही नहीं, सारी समस्या का समाधान डॉक्टरों के पास में होता था। अब उनके पास गए और एक दादा से जाके कहा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई, और वो ये कह रहा है कि महिलाओं का डांस देखना है। तो फिर उन्होंने कहा कि टेंशन क्यों लेते हो, डॉक्टरों के पास हर चीज का सॉल्यूशन था। बोला एक काम करो, मुख पे मुखौटा लगा लो और पूरे शरीर पे कपड़े पहन लो, और उसके बाद में आप डांस कर लो, सादा तो पहचान ही नहीं पाएगा कि भाई कौन है। तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि वो नशे में है, और नशे में है तो वो उठ गया तो, और उठ के वो अगर कपल डांस करने लग गया तो हाथ पकड़ते ही पता चल जाएगा कि भाई पुरुष का हार्ड होता है हाथ, महिला का हाथ सॉफ्ट होता है। और अगर उसको यह पता चला कि तेरे साथ में चीटिंग की गई है, तो आपने पूरे गांव को काट के जाएगा, और उसके बाद में जब सब मरेंगे और फिर सारी महिलाओं को उठा के और ले जाएगा। रियासती काल है, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये बात तो सही है। तो दादा ने कहा इसकी भी टेंशन नहीं लेनी, आप पूरे शरीर पे रुई लगाओ,
जहां से वो हाथ लगा सकता है, मतलब पूरे शरीर पे आप रुई लगाओ और उसके ऊपर कपड़े पहनो और उसके बाद में डांस करो। अगर शाहजहां उठ भी गया और उठ के तुम्हारा हाथ पकड़ भी लिया तो वो तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा, यार मैंने इतनी सॉफ्ट महिला तो जिंदगी में आज तक नहीं देखी। तो इसलिए वो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब जैसे उसने रुई लगा रखी थी, अब वो उठा भी डांस भी किया तो उसको लगा कि भाई महिला के ही हाथ है ये। अब उसके बाद में जैसे डांस खत्म हुआ तो खत्म होने के बाद में शाहजहां का नशा उतरा और वो सुबह जब चलने लगा, जिस दिन वो रुका था उस दिन वो होली का दिन था। होली का दिन था, इसलिए जैसे ही वो सुबह चलने लगा तो 30,000 फौजी अगर जाएंगे, हाथी घोड़े जब जाएंगे, तो आप सब लोगों को पता है कि खेती का तो नष्ट होगी। तो इस वजह से अपने वहां मेवाड़ वालों को नुकसान हुआ शाहजहां की वजह से। तो मेवाड़ में जब भी किसी दिन नुकसान हुआ है उस त्योहार को उन्होंने मनाना बंद कर दिया। मेवाड़ की कल्चर में कहते हैं ओख लागगी। ओक लागगी एग्जाम में भी आया हुआ है कि ओक लगना क्या कहलाता है। तो ओक का मतलब होता है जैसे गांव में किसी व्यक्ति की मृत्यु जब किसी त्योहार पे होती है तो वो त्योहार नहीं मनाया जाता, उसको हम ओक कहते हैं। इसी प्रकार से वहां किसान की तो खेती नष्ट हो गई, उनके लिए तो मरने इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा होली को बंद करो और 13 दिन बाद में होली मनाएंगे। तो रंग तेरस को होली मनाना शुरू किया। इसीलिए ये डांस कब होता है, रंग तेरस को। आज भी जब ये डांस होता है तो वो रुई से ही करते हैं। अब तो कपड़े वपड़े पहनने की जरूरत है ही नहीं, रुई रुई लगा के रखते हैं। और डांस जब करते हैं तो उसकी रुई को लास्ट में हटाते हैं लोग, उठा उखाड़ उखाड़ के लेके जाते हैं। समझ में आई बात? ले जाके घर पे ले जाके रखते हैं। कहते हैं कि इससे अच्छा माना जाता है। कुछ लोग उसको अपने ऐसी जगह पे रखते हैं जहां पे पैसा रखा जाता है, कहते हैं कि इससे पैसे की आमदनी होती है, धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसलिए उस रुई को ले जाया जाता है। तो बात पल्ले पड़ी, रुई क्यों लगाते हैं, सींग क्यों लगाते हैं, ये सब इसका कारण ये था। हाथों में डंडे लेके। और ये रंग तेरस पे क्यों होता है इसका कारण भी बता दिया, और शाहजहां के समय से क्यों चला हुआ आ रहा है ये सब बता दिया। तो एक बार इसको उतार लो, देखा। तो इसमें हाँ जी, होता है ना सब, पर वो व्यवसायिक है, प्रोफेशनल डांस में पढ़ाएंगे। अभी तो अपन क्षेत्रीय पढ़ रहे हैं ना, फिर व्यवसायिक, फिर जनजातीय है। तो इसमें सारे बच्चे किस बैच के हैं वैसे? दो। बढ़िया है। सीईटी का पेपर होगा क्या? अब की बार लग तो नहीं रहा, क्योंकि वो उसमें उसमें तो आया ही नहीं ना, कैलेंडर में तो कुछ नहीं दिया उन्होंने। सरकार अपनी साख बचाने में लग रही है, भजनलाल जी सोच रहे हैं कि कभी अपने को हटा नहीं दे। हाँ, शायद 1 तारीख को होने वाला है कुछ ना कुछ धमाका बजट से पहले। शायद हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए, वसुंधरा जी को फिर ले आएंगे। फिर वसुंधरा जी सारे निर्णय 8 बजे के बाद में लेंगी। इसीलिए नहीं लगाया गया। त्रिपुरा जी के गए थे हम वहां पे, कितना गजब का काम करवा रखा है, क्योंकि उनकी इष्ट देवी मानती है, चुनाव लड़ने से पहले वहीं जाती हैं दारू चढ़ाने के लिए। तो वो कितना गजब का काम करवा रखा है त्रिपुरा माता के। व्यवस्था सब, धर्मशाला वरमशाला नहीं, वो भी वागड़ जैसे क्षेत्र में जहां पे धर्मशालाओं का तो नाम तक नहीं होता। अब रोड बनवा रहे हैं उनका मंदिर का, बहुत अच्छा। पर अच्छा है उधर का क्षेत्र में। ये क्या हुआ, लाइट चली गई? ये कितनी देर चलता है? ऐसे ही करता रहेगा कि बंद हो जाएगा? ये भी ठीक है। तो 12वीं पास वाला सीटी तो दे रखा होगा सबने। पुराने वाली तो दे ही रखी होगी सबने, कि ऐसा कौन है जिसने पुराने वाले नहीं दे रखी? नहीं दे रखी हो, ओहो। आधे ज्यादा बेरोजगार तो वही इसी वजह से हो गए। हाँ, सीटी नहीं दी तो अब क्या ही है, 12th पास है। बढ़िया है। बच्चे हैं ये बात तू बोल रहा है जैसे तो तेरे 100-200 बच्चे हों आधे कर दी यार। लिख लिया? बढ़िया है। लिख लिया क्या ये? लिख लिया तो लिख लो, नहीं लिखा तो जल्दी से बताओ ताकि आगे चले।
लिख लिया, चलो भाई। तो अब आता है आपका एरिया बम नृत्य। पहले सुनना फिर लिख लेना, ये तो आपको शायद आता भी होगा, इसी क्षेत्र के ही हो। तो बम नृत्य कहां का है? भरतपुर, डीग और अलवर। अच्छा, ये एग्जाम में बहुत आता है, बहुत पूछा जाता है। पर एक बात मैं आपको बता दूं कि बम में जब सवाल आता है तो ऐसे पूछेगा कि इसका क्षेत्र कौन सा है। या तो भरतपुर अलवर एक ही ऑप्शन में होंगे, या जब ये दोनों अलग अलग आ जाएं, भरतपुर अलग आए अलवर अलग आए, तो फिर आपको क्या करना होगा? भरतपुर, अलवर नहीं आएगा, क्योंकि बम नृत्य मूलतः डीग में होता है। और मैं आपको बता दूं कि बम अलवर में होता ही नहीं है। ये क्या था कि ये क्षेत्र के हिसाब से बता दिया, ये मेवात का डांस है, ना कि केवल भरतपुर का है। और मेवात में कौन कौन से जिले आते थे? अलवर भी और भरतपुर भी, इसलिए ये उसी क्षेत्र का डांस है, बाकी कहीं का नहीं। तो मेवात का है, पर मूलतः कहां का है? तो भरतपुर। और मूलतः अगर अब जिले के हिसाब से पूछे तो डी। तो ये बात आप याद रखिएगा। इस बम का अर्थ होता है नगाड़ा। नगाड़ा पुरुष बजाते हैं कि महिला? ये लो, तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। बड़ी सिंपल शैली में बताया जा रहा है, आपको याद रहेंगी सब चीजें। पुरुष प्रधान नृत्य है ये। और ये डांस जो होता है, पुरुष हमेशा कौन से पर्व पे नाचते हैं? होली पे। होली नहीं आए तो आपको फाल्गुन ऑप्शन में मिलेगा, क्योंकि होली फाल्गुन पूर्णिमा को ही आती है। फाल्गुन नहीं आए तो आपको मिलेगा नई फसल का आगमन। नई फसल का आगमन भी कह सकते हो, ये तब भी किया जाता है, वो बात वही है ना। उसके बाद में अगली बात आती है कि इसमें जो गीत चलते हैं, उन सब गीतों को क्या बोलते हैं? रसिया। इसलिए आजकल इसको बम रसिया भी कहते हैं। उसके बाद में यह नृत्य जो होता है, ये 3 टोलियों में होता है। ये आरबीएससी की बुक में दे रखा है, 3 टोलियों में किया जाता है, ये थोड़ा याद रखिएगा। तो वो कौन सा डांस होगा? बम नृत्य। अधिकांशतः सबको ही पता चलता है इसका। बम नृत्य कौन से क्षेत्र का है? भरतपुर, डीग और अलवर। बम का अर्थ क्या होता है? नगाड़ा। करते कौन है इसको? पुरुष। कौन से पर्व पे करेंगे? होली, फाल्गुन और नई फसल का आगमन। और इसमें गीत कौन से गाए जाएंगे? ये 3 टोलियों में होता है। जैसे मैं कहूं कि एक टोली ये है, एक ये है, एक मैं बीच में हूं। बीच में एक नगाड़ा होता है, एक तो वाद्य यंत्र बजाने वाले, एक गीत गाने वाले, संवाद टाइप में चलता है। जैसे ये वाले लोग कुछ बोलेंगे तो इनको बोलेंगे, और इधर वाले सुनेंगे, और इधर वाले बोलेंगे तो उधर वाले सुनेंगे। एक बीच में झंडा लेके खड़े रहते हैं, ध्वज रोहण करने वाले। तो 3 टोली हो गई, एक गीत गाने वाला, एक वाद्य यंत्र बजाने वाला और एक ध्वज रोहण। जैसे इन्होंने कुछ बोला तो ये इनकी तरफ बढ़ते जाएंगे, तो पीछे पीछे जाते जाएंगे, तो झंडे वाला इधर हो जाएगा। और जैसे ये बोलेंगे उनको तो वो पीछे होंगे, फिर झंडे वाला उधर होगा। ये ऐसे चलता रहता है। और इसमें नई फसल का आगमन जो होता है, पूर्वी राजस्थान में खेती खूब होती है, भरतपुर के आसपास खूब होती है, पानी खूब है। इसलिए कारण ये भी है कि किसान वर्ग के लोग थे, कोई भी पैसे वाला था नहीं। तो किसानों का तो हर एक चीज जो होती है वो खेती पे निर्भर होती है। अब अपने यहाँ पर खुशी कब आती? किसानों को खेती होती। तो बिना खेती के खुशी आ सकती है क्या? क्यों आएगी भाई? दुखी और हो जाए, क्योंकि अपनी खेती के ऊपर ही तो पूरा जीवन निर्धारित होता है 1 साल का, कि हमें क्या क्या करना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि पहले के टाइम में आपने खूब सुना होगा कि लड़की की सगाई कर देते थे, परंतु उसका विवाह नहीं करते 5, 6, 7 साल, ऐसा होता था। आजकल इतने साल रुकते हैं क्या? अब तो कभी नहीं। अब तो बच्चे खुद ही कर ले, अगर इतने साल रुक जाए तो, है ना। विवाह मतलब खुद ही कर लेते हैं, फिर तो कौन क्या है, ध्यान नहीं देता इन सब चीजों पे। ये समय बदल गया। पर पहले ऐसा क्यों होता था? उसका कारण सारा का सारा खेती होती थी। क्योंकि लड़की की सगाई कर दी, अपने यहाँ पर इनकम अगर अपनी खेती से 20,000 रुपए की होती है, तो अब लड़की की सगाई कर दी, तो वो ये कहते थे कि भाई इसमें से 5,000 रुपए निकाल के अलग से रखो और 15,000 रुपए घर के खर्चे में ले लो। अब वो 5,000 जब तक लड़की के शादी का खर्चा नहीं आएगा तब तक जोड़ते रहेंगे। तो 4 से 5 साल में वो जुड़ेंगे। पहले इतने लगते थे 20-30 हजार रुपए, ये मान के चलो,
तो वो 5,000 जो निकाले गए, तो जब तक उस लड़की का विवाह नहीं करेंगे, जब तक वो खर्चा खेती से अलग से नहीं आ जाता। तो मुख्य कारण ये होता था क्योंकि हमारी पूरी चीजें जो है वो सब खेती पे निर्भर थी, क्योंकि पहले नौकरी तो थी नहीं, इसलिए सब खेती पे निर्भर था। इसी वजह से ये यहाँ पर नई फसल का आगमन आता है तो मतलब खुशी होती है कि चलो फसल आ गई अब तो, और अब कट जाएगी और उसके बाद में चीजें होंगी। अब आपको अगर पता हो तो अधिकांशतः शादियां जो होती थी वो मई में अप्रैल में ज्यादा होती थी। उसका मुख्य कारण था कि खेती आ गई तो कट गई, तो अब उसके बाद में पैसा आ जाएगा बेचने के बाद। हर एक चीज किसान की भौगोलिक स्थिति पे आधारित है। आपने चीजों को रटा है इसलिए याद नहीं रहती, नहीं तो सारे त्योहार भौगोलिक स्थिति पे आधारित है। हम रटने ही नहीं पड़ेंगे, अपन जब पढ़ेंगे तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये सारे के सारे लिख दो, दिखा इसको बम नृत्य को। लिख दिया। उसके बाद में एक होता है चरकुला। सुनना, चरकुला नृत्य जो है ये मूलतः यूपी का डांस है और ये राजस्थान में भरतपुर में होता है। और ये महिला जो होती है, महिलाओं द्वारा अपने सिर पर 108 दीपक रखकर नृत्य किया जाता है। एक बार ऐसे ही सवाल पूछ लिया था ये कि महिला इसमें 108 दीपक रखकर कौन से नृत्य में नृत्य करती हैं, तो चरकुला। सुनना थोड़ा सा, ये पहले ही होता था यूपी में, और यूपी की कल्चर भरतपुर में तो आती है, ये मैंने कल भी बताया था। पास वाले क्षेत्र में कल्चर जाती है। यूपी में जब इस डांस को करते थे लोग, वहां पुरुष भी करते थे और महिला भी करती थी। करते तो अब भी यही, इसमें भी, पर किताबों में तो महिला ही दे रखा है इसलिए। तो वहां पे कैसे होता था, ये भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि यूपी वाला क्षेत्र वैसे भी कृष्ण का क्षेत्र ही कहलाता है, और भरतपुर टच में है, वो तो पक्का ही ब्रज प्रदेश है, इसलिए वो तो कृष्ण का है। अब ये वहां पे कैसे होता था कि एक लकड़ी का पहिया होता था, लकड़ी का पहिया, उसको उंगली में फंसाता उधर व्यक्ति, और उसको उंगली में फंसा के और उसके पहिए के ऊपर छोटे छोटे दीपक रखता, और फिर उसको ऐसे घुमाता भगवान कृष्ण के चक्कर की तरह से, खुद भी घूमता रहता है उसके साथ में। तो इसकी शैली ये थी उधर तो। और फिर ये जैसे राजस्थान में एंट्री करती है ये कला भरतपुर में, तो यहां पे उंगली में तो नहीं फंसाया जाता। ये क्या करते हैं, महिला जो होती है वो अपने सर पे, जैसे ये महिला है और ये अपने सर पे एक थाल रख लेगी, फिर एक टोकनी रख लेगी, फिर एक थाल रख लेगी,
फिर एक टोकनी रख लेगी, फिर एक थाल, और इन थाल में छोटे छोटे ये दीपक, और इनकी काउंटिंग 108 बस। क्योंकि 108 नंबर जो होता है वो शुभ होता है। वह माला जो होती है 108 की होती है, 111 108 की, मुख्यतः 108 माना जाता है। हाँ, मुझे ही बता रहे हैं। धमका रहे हैं मेरे को कि 108 की होती है। तो मैं ये सब चीजें देखा हुआ हूँ, है ना। तो इसलिए इस चीज की तो बात पर चलो बढ़िया है। तुम्हें पता तो है, मतलब कोई चीज तो लक्कड़ की पता है कि 108 की माला होती है, पर ऐसा सवाल पेपर में कोई नहीं पूछेगा, इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रहे। तो आपको पता है चरकुला नृत्य मूलतः कहाँ का है? यूपी का। और राजस्थान में कहाँ होता है? भरतपुर में। इसको महिला क्या रखती है सर पे? हाँ, तो उसका कारण समझाया कि चक्कर होता था भगवान कृष्ण का, उसकी वजह से ये चक्कर रखते थे, और इधर उसको ये थाल में रखती है और फिर नाचती रहती है। इसमें भी रसिया ही गाई जाते हैं, खूब देखा होगा, ये तो रसिया चलता है ना इसमें, तो देखा उतारो। भरतपुर वालों को पता होगा कौन कौन है भाई भरतपुर वाले। देखा क्या कभी? नहीं देखा, हो सकता है नहीं देखा हो, आजकल नहीं होता हो, उतार लो। और कौन है भरतपुर का? देखा? नहीं देखा? आपने भी नहीं देखा? फिर होता कहाँ है यार ये? लिखो, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट लगोगे तब देखोगे, अभी तो तुम्हारा पढ़ने पे ध्यान है, हैं? अपने क्षेत्र के बच्चों में दिमाग भी खूब है, सारी चीजें खूब है, फिर भी पढ़ते नहीं है। हैं? क्या क्षेत्र कौन सा? ये पाकिस्तान में बैठे हो? पूरी राजस्थान पूरा एक ही क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब तो पूर्वी राजस्थान हो गया, उत्तरी दक्षिणी, और क्या होता है? कि जयपुर क्षेत्र है? मुझे लगता है तुम्हारे जैसा मेरे को बनना पड़ेगा, दो चार एक गालियां पड़ेगी। लो बढ़िया है, आज के बाद मैं कुछ नहीं कहूंगा, तुम जो बोलो मैं सुनता रहूंगा बस। खुश रहो तुम भी क्या याद रखोगे? हाँ, जोर से बजाओ, जोर से। एक दो स्टूल तो टूटनी चाहिए कम से कम, कोचिंग का पैसा वसूल करो। पर जितना मैं सोच के आता हूँ ना, मैं उतना पढ़ा के जाऊंगा, तुम चाहे कितना ची पा पू कर लो। मुझे पता रहता है मुझे कितना पढ़ाना है। उसके बाद में ये लिख लिया होगा, कोई बात नहीं। जो बच्चा जिसको प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तो ऑनलाइन पढ़ लेना, मैं शुरू कर रहा हूँ आज से ही, वन शॉट पूरा पढ़ाऊंगा। औरंगा, ये कहाँ का है? भरतपुर। लिख दो इसको बस। मूल किताबें तो पता चल गई होगी तुम्हें कल। सुना ही नहीं होगा तुमने तो क्या ही पता चलेगी। बता दी ना, एनसीईआरटी वाली किताबें होती हैं, हमेशा एनसीईआरटी की किताबें ही मूल होती हैं। और देखो ना, जितने भी वीडियो हैं यहाँ पे, जिसने भी यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, अब स्टूडेंट को बता रहे हैं भक्ति आंदोलन पेमाराम जी से पढ़ो, है ना। एक राइटर की किताब है जो 250 पेज की है, केवल उसमें क्या है? देवता, देवी, संत, इन तीन टॉपिकों के लिए स्टूडेंट पढ़ लेगा। या तो बताने वाले खुद को पूछा जाए कि यार तूने पढ़ी थी क्या? नहीं, अरे नहीं पढ़ी जाती भाई, मास्टर है तो क्या हो गया, सारी चीजें थोड़ी पढ़ सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि टीचर से महान स्टूडेंट होता है। शिक्षक को एक सब्जेक्ट का नॉलेज होता है, अच्छा नॉलेज हो सकता है, पर स्टूडेंट तो बेचारा 16 सब्जेक्ट का नॉलेज रखता है। सीईटी में 16 सब्जेक्ट हैं, सारे में 16-16 सब्जेक्ट तो अब तो सब में ही होते हैं। आरएस के बराबर पेपर हैं सारे आजकल के। तो अभी रिट वाले पेपर ने तो आरएस को भी धो दिया, सही पूछा जाए तो। ऐसे लेवल के तो सवाल उसमें भी नहीं आते, कथन के सवाल आते हैं आरपीएससी में, पर कथन का मतलब ये थोड़ी होता है कि सारे ही कथन के होते हैं। कथन का मतलब ये था कि अगर वेटेज 20% आप कथन के सवाल डाल सकते हो,
आरपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और वो बड़ी प्रॉपर काम करती है। ऐसा नहीं है कि पेपर का स्टैंडर्ड बदल गया तो इसका मतलब पास ही नहीं होंगे। आप देखो ना, जब से पेपर 1 जो ये प्री पेपर जो होता है आरएस का, जब से ये कठिन होने लगा है तब से मेंस की कट ऑफ बहुत कम जाने लग गई। 200-200 पे सिलेक्शन हो रहा है। उसका बड़ा रीजन है, जो आदमी रियल में आरएस की तैयारी कर रहा है वो आदमी का प्री पास नहीं हो रहा, क्योंकि वो हमेशा टारगेट करते हैं मेंस का। जैसे मैं हूं, मैंने 2 बार मेंस लिखा हुआ है और प्री 2-3 बार तो, हाँ 2 बार तो वो और 1 बार और प्री हुआ है, और पिछले 2 साल से मेरा प्री नहीं हो रहा। उसका बड़ा कारण ये है कि हम प्री पे ध्यान ही नहीं देते। मैं हमेशा मेंस की तैयारी की लगा रहता हूं, इसलिए मेरा प्री पास नहीं हो रहा, क्योंकि प्री का पेपर ज्यादा टफ बन रहा है। और फिर उसमें पास कौन होते हैं? जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जो किसकी तैयारी कर रहे हैं, वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। उनको वो देना तो है नहीं, उनको लगता है ठोको तुक्के 150 के 150, और वो कट ऑफ को ले जाते हैं हाई प्री में। अब मेंस उसको लिखना नहीं आता, इसलिए कट ऑफ उसकी कितनी आ जाती है? डाउन। इतना बुरा पेपर लिख रहे हैं अब वाले कि 200-200 पे सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब सोचो, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि लिखना क्या है। आज मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता होगा। जैसे भाई मैं आपसे ये कहूं कि तुम लिख के बताओ 20 शब्दों में आप पूरी घूमर को लिख के दिखाओ, नहीं लिखी जाएगी। कौन लिख सकता है? जो मास्टर होता है, मास्टर को पता है कि इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन से होते हैं, वो लिखने। अपन तो 20 शब्द उसमें ही कर देंगे, कै का की है जो है कि वो फलाना डिमका, इसमें अपने तो 20 शब्द हो जाएंगे। तो सटीक लिखना भी एक कला होती है जो सबको नहीं आती, तो इसलिए जरूरी होता है, तो इसलिए कट ऑफ कम आती है। अब आपके पेपर में भी ऐसा ही होता रहेगा कि जब तक हम खुद से नहीं सोचेंगे कि यार अपने को क्या करना है, तो फिर पेपर खराब ही होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती कि कोई बहुत अच्छे लेवल पे जिसने पेपर में पास हो गया और उसके बाद में वो दूसरा भी कर ही सकता है। नहीं, नहीं भी हो, कोई जरूरी नहीं होता। स्टूडेंट बहुत ज्यादा नॉलेज रखता है, ऐसी बात है। अब 2.5 घंटे में उस नॉलेज को कैसे यूज करना है, ये जिसको आ गया वो पेपर पास हो गया। और जिसको ये लगता है कि नहीं पेपर तो मजाक है, अब मजाक नहीं है। पहले तो भाई ये मानो फैक्ट आते थे सीधे सीधे। अब आप 2001 के पेपर की बात करो आरएस की, तुम सारे उसको 1 सेकंड में कर जाओ भाई, उसमें टाइम नहीं लगाओ। और एक आप अब की बात करो, आपका अधीनस्थ बोर्ड की बात करो, तो बहुत अलग हो गया, पर कर जाओगे, ऐसी बात नहीं है। जिस भर्ती की तैयारी अगर शिद्दत से की जाती है तो आराम से चीजें क्लियर होती है। 4 महीने चलो आप यहाँ पे मजाक भी कर लो, बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर इसमें जो ज्यादा मजाक करने वाला है ना, वो घर पे पढ़ भी उतना ही ज्यादा रहा है, तुम्हें मूर्ख बना रहा है बस। यहाँ पे वो मजे करके जाता है, उसके दिमाग, क्योंकि उस बच्चे की बुद्धि जो है ना वो अपर लेवल की है। उसको जो मजाक करता है उसकी बुद्धि अपर लेवल की है, इसीलिए वो यहाँ पे तुम्हारे को बावला बनाता है, और वही सबसे ज्यादा पास होते हैं। मैंने तो जितने भी देखे जो नोटंकी करने वाले थे वही ज्यादा पास हो रहे हैं। इसका मतलब वो पढ़ते हैं घर पे जाके। यहाँ पे वो तुम्हें डिस्टर्ब इसलिए करते हैं कि ले भाई कंपटीशन कम करो रे इनको फेल करो पहले उसके बाद में देखेंगे वहां पे जाके। तो इसलिए याद रखना, इनके चक्रों में मत आया करो ये पढ़ पुढ़ के लग जाएंगे और तुम देखते रह जाओगे। तो ये भरतपुर वाला एरिया जो है, लिख दिया क्या? औरंगा लिख दिया सबने? चलो, तो मेवाड़ मारवाड़ तो हो ही गया था, और ये सारे हो ही गए, शेखावाटी हो ही गया, छोटे मोटे डांस बचे हैं। बिंदोरी डांस अब सीधा सीधा आप लिख लेना बोर्ड पे ही। हाँ, बिंदोरी थोड़ी लिखवाया था। चलो, अब क्षेत्रीय खत्म है। बिंदोरी नृत्य है भाई, कई बार सीधा पूछ लेता है, तो कौन से जिले में होता है? झालावाड़ में। इसमें सुनना, इसका पर्व जो है ना वो होली आएगा, और कई किताबों में, ये भी सुन लेना, मूल किताबों में अलग दे रखा है, और जो गाइड होती है उनमें दे रखा है बिंदोरी मतलब बिंदोला। बिंदोला मतलब कब होता है? शादी पे, इसलिए कईयों में विवाह दे रखा है। पर नहीं, ये आएगा तब पता चल जाएगा। और होली पे सारे डांस ही कौन करते हैं? पुरुष। तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। एक तो ये है, एक आता है डांग, लिख लो साथ के साथ, इसको तो छोड़ो, कह रहा अभी डोला मारू लिखेंगे। एक आता है डांस डोला मारू, हाँ वो नहीं है तेरे लायक। मैं समझ गया तेरी भावना क्या कह रही है, ये तेरे श्याम को काम आता होगा इसलिए। तो डोला और मारू, डोला का मतलब होता है प्रेमी, मारू का मतलब होता है प्रेमिका। इसीलिए अपने यहाँ राजस्थान में देखो, डोला मारू गीत अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ गाया जाता है, सिरोही। कहाँ पे आएगा? ऐसे याद रख लो, इसको याद रखने का तरीका कि प्रेमी और प्रेमिका घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं? माउंट आबू, तो इसलिए याद रखो सिरोही का है। मारू मतलब मारवाड़,
इसलिए धोला मारू चित्र अभी आया था रीट में, चित्र मारवाड़ शैली का है, और अगर मारवाड़ शैली ऑप्शन में नहीं मिले तो चावंड शैली का भी है, तो इसलिए ये याद रख सकते हो। इसी प्रकार से एक डांस होता है जिसको कहते हैं डांग नृत्य। सीधे आते हैं ये फैक्ट, डांग नृत्य होता है नाथ द्वारा का, ठीक है। डांग का मतलब अपने तो लकड़ी बोलते हैं ना, है, तो वही है ये, तो ये भी उसी प्रकार से होता है। इसी प्रकार से एक डांस होता है जिसको हम कहते हैं पेजन। हाँ जी, ये दोनों ही एक जगह के ही हैं, पै से शुरू होने वाले, ये की पॉइंट ऐसे ही होते हैं, पेजन और पालिनोच, और ये दोनों के दोनों वागड़ के हैं। एक होता है बारूद नृत्य, ये सीधे सीधे आएंगे, और बारूद नृत्य बै से बारूद, बै से बस्सी, और बस्सी कहाँ है, चित्तौड़, ये जयपुर वाला नहीं है। उसके बाद में अगली बात आती है कि रण, आपसे पूछे कि रण नृत्य, रण कौन सा है, मेवाड़ को बोलते हैं। लोवड़ी नृत्य भी होता है, रण नृत्य, लोवड़ी नृत्य, हरणों, हरणों में फिर रण आ गया, और ये सारे के सारे मेवाड़ के हैं। एक छमछड़ी नृत्य भी होता है मेवाड़ में, ये सीधे सीधे फैक्ट आएंगे और आप कर दोगे। एक आता है मोहिली नृत्य, ये दरियावद का है, प्रतापगढ़ की सबसे बड़ी तहसील यही है। नहीं तो प्रतापगढ़ शुरू नहीं होता, उससे पहले खत्म हो जाता है, बहुत छोटा है जिला। एक होता है दाड़ नृत्य, ये वागड़ में होता है, खूब आ रहा है आजकल, इंद्र भगवान को खुश करने के लिए। मतलब जब बारिश नहीं होती तो लोग दहाड़ते हैं, दहाड़ने को मतलब समझते हो ना, चिल्लाना, जो तुम करते हो ना, हाँ बस, तो ये वही है। और ये आपके क्षेत्रीय नृत्य समाप्त। चमचड़ी नृत्य का नाम है, जो मेवाड़ का है। हाँ, पूछ लो, जो चीज का नहीं पता चल रहा, गलत दिखने से अच्छा है पूछ लो। रण नृत्य के बाद में लोवड़ी, बच्चे करते हैं उसको लोवड़ी नृत्य बोलते हैं, मेवाड़ में दीपावली के दिन होते हैं ये सब। हरणों भी वही है, छमचड़ी भी वही है। अच्छा, इस पे ये कुछ ब्लर हो रहा है क्या, खराब हो गई, तुमने फोड़ दी होगी इसको, हैं? बातें करवा लो इनसे बस। घर पे घर वाले पढ़ ले कहते रहते हैं, यहाँ मास्टर कहते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे, नहीं कहते घर वाले, अभी रुक जाओ। जब इस क्षेत्र में हार होती है ना, हार, स्टूडेंट जब यहाँ तैयारी करने आए और उसकी हार होती है, मान लो 1% जब वो वापस जाता है ना, तो जीना मुश्किल हो जाता है। घर वाले कुछ नहीं कहेंगे, अड़ोसी पड़ोसी मार देंगे, जिसके लिए तैयारी करने आए, जो कोई एलडीसी, और बाबू क्या हाल है, तो वो मारेंगे ना, तब समझ में आएगा कि यार सही बात थी। मुझे नहीं पता, जो बच्चा 4 महीने ये इंस्टा विंस्टा ये सब बंद कर दे और जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ ले, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। पेपर में फेल करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, पर ज्यादा तो बस इंस्टा में इनमें रील देखने में लगे रहते हैं। और स्टूडेंट वो होता है जिसको इन सब चीजों से लेना देना ही नहीं होता, जो रियल में, अगर आपको लगता है कि नौकरी लगना है तो आज ही डिलीट कर दो, नहीं लगना, चलाओ।
हैं? मैं अभी फोन ले लेके डिलीट करूंगा, रुक जाओ। कौन कौन चलाता है? चलाता कौन कौन है? सब चलाते हो? भाई एक बड़े मास्टर के नाते नहीं कह रहा, ये मान लो कि एक बड़े भाई के नाते कह रहा हूं, इसको डिलीट कर दो जब तक एग्जाम पास नहीं होता, क्योंकि तुम्हारी रील कोई देखने वाला नहीं है। क्या काम की है? जिस दिन नौकरी लगोगे ना, दुनिया अपने आप से खोज खोज के देखेगी। इनको सुनने से ही कोई लेना देना नहीं, बावड़े हैं रे, गलत जगह पे ही फंस गए। कितना ही कह लो, कुत्ते की पूंछ सीधी होती ही नहीं है इनकी। लिख लिया रे? बस तो अब तुम्हारे को मैं, मुझे पता है अब कैसे समझाना है, अपने आप समझ जाओगे। अब तुम्हें समय ही नहीं दूं मैं बोलने का, लिखवाता जाऊंगा धनाधन। व्यवसायिक नृत्य। अब मैंने सोच लिया कि मुझे मेरा काम करना है, बाकी तुम बोलो कुछ भी करो, मैं बोर्ड पे जिसको पढ़ना है वो ध्यान दे लेना, जिसको नहीं पढ़ना वो कुछ भी करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। 3 डांस है, पहला है तेरह ताली, दूसरा है बवाई, लिखना नहीं है, और तीसरा है कच्ची घोड़ी। अगर इसकी व्याख्या आपको पता है तो आप आराम से कर जाओगे, व्याख्या नहीं पता है तो नहीं पता चलेगा। इसमें तेरह का मतलब तेरह ही होता है, तेरह का मतलब क्या होता है? तेरह होता है, और इसमें 13 मंजीरे बांध के डांस होता है। मंजीरे जो होते हैं वो गोल होते हैं, उनमें रस्सी लगी हुई होती है, आपस में ऐसे टकराते हैं, तो उसको जब आपस में टकराने से जो ध्वनि निकलती है उसको हम कहते हैं ताली, क्योंकि दोनों हाथों से भी आपस में टकराने से ध्वनि निकलती है तो अपन ताली कहते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा हुआ है क्या? तेरह ताली। इसमें जो 13 मंजीरे होते हैं, 9 दाएं पैर पे होते हैं इस घुटने से नीचे, और 4 होते हैं हाथों में, 1 2 3 और 4। अब ये जब भी ऊपर वाले मंजीरे जो हैं इनको नीचे वाले से टकराना पड़ेगा तभी तो ध्वनि निकलेगी, इसलिए ऊपर वाले मंजीरे को नीचे वाले मंजीरे से टकराने के लिए उसको बैठना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? बैठना पड़ता है। इसीलिए ये 4th ग्रेड के पेपर में पूछा गया कि राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, तो वो कौन सा होगा? और लोग इसको बम्बई उत्तर बता रहे थे, है ना। इसलिए ये कंसेप्चुअल चीज है कि क्यों, कारण क्या है, आपको मंजीरा टकराना है तो बैठना ही पड़ेगा। तो इस डांस में जब डांसर नाचती रहती है महिला, तो वो या तो मंजीरे को टकराती है तो बैठ के या लेट के, ऐसे टकराती है डांस करते समय। तो ये आप याद रख सकते हो, इसीलिए इसमें 13 मंजीरे बंधे हुए हैं। उसके बाद में अगला आता है बम्बई। इसे डांस का नाम बम्बई नहीं है, ये डांस जो था पहले गुजरात में होता था, और गुजरात में जो भी डांसर होते वो अपने सर पे खूब सारे मटके रखते थे, इसलिए इसका नाम क्या था? मटका नृत्य। क्या नाम था? मटका नृत्य था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे ये इस वाले एरिया में कल्चर गई, तो यहां पर जो ये मेवाड़ वाला पोर्शन जो है और गुजरात वाला जो दोनों आपस में टच करते हैं, इस एरिया को कहते हैं बोमट। और ये बोमट कौन से एरिया में पड़ता है? मेवाड़ में। मेवाड़ और गुजरात दोनों जो जहां पे आपस में टच कर रहे हैं, तो कुछ एरिया को भूभाग को बोमट कहा जाता है। और ये बोमट वाला एरिया जो है, यहां पर एक जाति रहती थी और उसका नाम था बमाई, और ये बमाई जाति ने जब इसको किया तो उसके बाद में इसका नाम क्या पड़ गया? बमाई। अब आपको याद ऐसे भी रखना है क्योंकि ये भी पूछा गया कि प्रारंभ में इसका नाम क्या था, तो मटका। मटका नृत्य कहां पे बोलते थे? गुजरात में। राजस्थान में कौन सी जाति ने किया इसको? बमाई, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? बमाई। अगला आता है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी कौन से प्रदेश का है? शेखावाटी। और कच्ची घोड़ी डांस जो होता है ये शेखावाटी में यहां पर जब किया जाता है तो पुरुष ही करते हैं इसको, और पुरुष जो होता है वो बांस की घोड़ी होती है, लकड़ी की घोड़ी, उसको कमर में बांधता है और फिर डांस करता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? कच्ची घोड़ी। अगर आपको डांस का अर्थ पता है कि ये नाम क्यों पड़ा हुआ है, तो फिर आप आराम से कर जाओगे, क्योंकि उसके आगे की व्याख्या तो अपने आप से आती रहेगी कि रामदेव जी का मेला, ये तो ये सब आती रहती है। और अगर आपको उसका अर्थ ही नहीं पता तो तुम वही है कि फिर आंधे में काना राजा, कहीं तुक्के मारोगे। इसलिए हमेशा याद रखना कि अर्थ का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कितने डांस है ये व्यावसायिक? 3, क्योंकि ऐसे भी पूछता है कौन सा व्यावसायिक नहीं है, तो आपको याद रखना है 3 डांस जो है व्यावसायिक होते हैं। अब सबसे पहला कौन सा होता है? तेरह ताली।
13 ताली में कितने मंजीरे होते हैं? मंजीरे। 9 किस पे होंगे? दाएं पैर पे। 4 किस में होंगे? हाथों में। किसके बल पे करती है? घुटनों के बल, बैठ के करती है ना। बवाई पहले कहाँ होता था? गुजरात। गुजरात में उसका क्या नाम था? मटका। अपने राजस्थान में कहाँ होता है? मेवाड़। यहाँ पर बोमट प्रदेश है और यहाँ पर कौन सी जाति ने किया था? बवाई ने। कच्ची घोड़ी कौन से प्रदेश का है? शेखावाटी। पुरुष जो होते हैं वो कमर में क्या बांधेंगे? कच्ची घोड़ी, बांस की घोड़ी, इसीलिए वो ऐसे होता है। अब सुनिएगा, सबसे पहला डांस जो है वो 13 ताली, उसकी बात कर लेते हैं। ये राजस्थान का वो जिला है जो जिसकी सीमा 8 जिलों से लगती है। कौन सा है? पहले लगती थी ना। और यहां से जैसे आप चलोगे तो ये एक तहसील आती है और इसको कहते हैं बाली। और बाली तहसील का गांव है पादरला। कौन सा? पादरला। बाली वैसे एक देश भी है जहां पर लोग घूमने के लिए जाते हैं, है ना। पर अपने राजस्थान में भी है जो बाली है, जो पाली में है। जो बाहर के बहुत सारी कंट्रियों के नाम राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये बाली जगह जो है, यहाँ पे अगर आप शिक्षक भर्ती के बच्चे होते तो जीवन में एक बार जाना ही पड़ता है। खूब सारी गवर्नमेंट स्कूल है, इसलिए एक बार ट्रांसफर वहां होता ही है। हमारे साथ वाले जो भी लगे हुए हैं उनका अधिकांशतः को एक बार बाली जाना ही पड़ा। तो ये पादरला गांव है और पादरला गांव में ही कौन से डांस का उद्गम माना जाता है? 13 ताली का। कौन से का? 13 ताली का। कहते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? और जैसलमेर में आप जाओगे कभी तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे किसका मेला लगता है? रामदेव जी का मेला लगता है। और रामदेव जी जो होते हैं इन्होंने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया। तो यहाँ पर कामड़िया जाति की महिला, कामड़िया जाति की विवाहित महिला, ये भी याद रखना, विवाहित जो है वो इस डांस को करती हैं, अविवाहित इसमें भाग नहीं लेती। ये भी सवाल पूछा गया है। तो विवाहित महिला जो होती हैं वो सारी क्या करती हैं कि यहाँ पे कितने मंजीरे बांधती हैं? 13। और 13 मंजीरे में 9 मंजीरे किस पे बांधेंगी? दाएं पैर पे। ये 9 दाएं पैर पे होते हैं और 4 किस में होते हैं? हाथों में। 4 हाथों में होता है और उसके बाद में ये डांस किया जाता है। जो नृत्यांगना होती है वो बीच बीच में अपने मुंह में तलवार लेती रहती है या कटार लेती है और वो माना जाता है किसका प्रतीक? ये सवाल आता है हिंगलाज माता का। किसका? हिंगलाज माता। आपसे सीधा पूछे कि रामदेव जी का ये डांस जो होता है, यानी कि आपसे ऐसे पूछे कि 13 ताली नृत्य किसका प्रतीक है, तो आप रामदेव जी कर सकते हो। और लैंग्वेज ये पूछे कि उसमें जो नृत्यांगना होती है बीच में तलवार या कटार जो लेती है वो किसका प्रतीक माना जाता है, तो क्या कर रहे हो? हिंगलाज माता। मैं कारण बताऊंगा इन सब का क्यों है ये। तो इसलिए आपको याद रखना है, सबसे पहले कौन सा 8 जिलों से सीमा किसकी? बोलो। पाली की कौन सी तहसील? बाली। गांव कौन सा? पादरला। कौन से डांस का उद्गम है? 13 ताल। सबसे बड़ा जिला कौन सा? कौन से मेला किसका? कौन सी जाति की महिला? कितने मंजीरे बांधेंगी? 9 किस पे? 4 किस में? बीच बीच में मुंह में तलवार या कटार लेगी जो किसका प्रतीक है? याद रहेगी बात। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में अगली बात मैं करता हूं कि यहाँ पर इसकी जो नृत्यांगना है वो बड़ी फेमस है। और नृत्यांगना जो होती है वो है मांगी बाई। कौन है? ये ज्यादा पूछी जाती है। मांगी बाई का जन्म जो हुआ वो बनीना में हुआ। इनके गांव में हम गए थे, चित्तौड़ में है ये। तो बनीना चित्तौड़ में इनका जन्म हुआ है। और मांगी बाई जो है इनके पति जो थे उनका नाम है भैरूदास। क्या नाम है? ये भैरूदास है। और इनके जो गुरु हैं, गुरु का नाम है गोरमदास। बोलो क्या है? ये गोरमदास इनके गुरु हैं। उसके बाद में इन्होंने ये डांस जो है ये पहली बार किया। ये डांस पहली बार कब किया था? तो इनके बारे में बताया जाता है कि 1954 में ये करते। और 1954 में चित्तौड़ में एक सम्मेलन हुआ था, उसमें इन्होंने भाग लिया था, गाड़िया लुहार सम्मेलन। कौन सा? गाड़िया लुहार सम्मेलन। और ये गाड़िया लुहार सम्मेलन जो था इसके अध्यक्ष जो थे वो अपने जवाहरलाल नेहरू साहब हुआ करते थे। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके समकक्ष उन्होंने ये डांस किया था पहली बार। तो ये याद रख सकते हो कि जवाहरलाल नेहरू के समकक्ष उन्होंने ये डांस किया। तो आपको इस बात का पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। उसके बाद में और भी खूब सारे नर्तक हैं, जैसे नारायणी है, पर एग्जाम में तो यही आती है। जैसे मोहिनी है, ये भी नहीं पूछी जाती। अगर पूछा जाएगा तो वो ये है लक्ष्मण दास कामड़। ये खूब आ रहा है आजकल, पुरुष भी नाचने लग गए। तो यहां से याद रख सकते हो, इसको रटना मत, क्योंकि ये सारे कलाकार जो है इनको कैसे याद रख सकते हो मैं बता रहा हूं। तो प्रेमदास कामड़, क्योंकि इनके नाम के सबके पीछे कामड़ लगा हुआ मिलेगा, है ना। इसलिए कामड़ से आप समझ जाओगे कि कामड़िया पंथ की कौन से करते हैं, तो वो 13 ताली करते हैं। तो कमलदास कामड़,
ये सब में ये नाम मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नाम पुरुषों में ये है, और वैसे कौन सा आता है हमेशा, मांगी बाई। तो ये नर्तक कौन है इसकी फेमस बताओ, मांगी बाई। कौन सी जगह पे जन्म हुआ, बनीनाथ चित्तौड़। उसके बाद में अगली बात, इनके पति का नाम भैरूदास, गुरु का नाम क्या था, गोरमदास। पहली बार डांस कब किया गया, 1954 में। कौन से सम्मेलन में, काड़ियालवार सम्मेलन। अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और पुरुषों में कौन आ जाएंगे तो लक्ष्मण दास कामड़, सबसे ज्यादा यही याद रखना है, और ये बातें आपको पता भी होनी चाहिए। अब सुनिएगा, सबसे पहली बात यह है कि ये डांस जो होता है, ये 13 ताली में इसका उद्गम कैसे हो गया, और ये सब चीजें कैसे थी, या इसमें कामड़िया जाति की, पहले फैक्ट तो यही है कि कामड़ जाति की कौन करती है, विवाहित महिला। एक बार एग्जाम में पूछा गया था वीडियो के में कि 13 ताली नृत्य विवाहिता करती हैं कि अविवाहिता, या युगल होता है, ऐसा करके पूछा गया था। तो एक कंसेप्ट तो ये है व्यवसायिक का कि व्यवसायिक को कोई भी कर सकता है, विवाहिता भी कर सॉरी नहीं, ये है कि व्यवसायिक डांस जो होता है उसको युगल कर सकते हैं, मतलब उनको तो पैसा कमाने के लिए किया जाता है, और महिला भी कर सकती है। तो पैसा कमाने के लिए तो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो ये तो व्यवसायिक है, प्रोफेशनल डांस है, ये संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें नहीं होती है। ये बात आपको मैं क्लियर कर दूं पहले। तो इसमें जो पहली बात आ रही है कि इसको कामड़ जाति की विवाहिता महिला करती है, तो इसमें अविवाहिता भाग नहीं ले सकती। उसका मुख्य कारण ये होता है, जैसे मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दूं, ऐसा कोई भी भाई नहीं होता, ऐसा कोई भी बाप नहीं होता जो अपनी बेटी को कहेगा कि भाई जा तू कमा के लाया कर पैसे, है ना, और जाके तू स्कूल में जाया कर प्राइवेट में 5-7 हजार रुपए लाएगी तो अच्छा होगा, घर चलेगा। ऐसा कोई बाप और भाई नहीं है, क्योंकि अपनी खुद की बेटी जो है या अपनी खुद की बहन जो है वो सबको अच्छी लगती है, इसलिए कोई नहीं बेचता। परंतु मान लो कि अगर लड़की का विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद में उसका पति 3rd ग्रेड का मास्टर है, और उसने लड़की ने बीएड कर रखी है, पर वो इस भर्ती में नहीं लगी तो और 2 साल इंतजार करते हैं कि भाई लग जाए तो ठीक है। फिर भी मान लो नहीं लगी, तो थोड़े दिन बाद में उसका पति कहने लग जाता है कि कोई स्कूल में जा और वहां से 10-12 हजार रुपए कमा के लाएगी तो घर का खर्चा चलेगा, कुछ मैं लाता हूं और अपना जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। इसका सीधा मतलब ये होता है कि प्रोफेशन हम विवाहिता से करवा सकते हैं, अविवाहिता से कभी भी नहीं करवा सकते। अविवाहिता लड़की उस जमाने में अगर गांव के बीच में डांस करेगी भी, भाई जनजातियों की तो बात अलग होती है, पर अविवाहिता लड़की अगर उस जमाने में कोई डांस करेगी तो अड़ोस पड़ोस के गांव में उसकी बात फैलेगी, फिर उसकी शादी नहीं होगी, ऐसी चीजें हुआ करती थी। इस वजह से इनको सबको विवाहिता ही करती है, अविवाहिता नहीं कर सकती। एक तो मुख्य कारण इसका ये है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हिंगलाज माता का प्रतीक क्यों माना जाता है, तो वो इसलिए कि रामदेव जी के मेले पे तो ये बाद में होने लगा है, रामदेव जी के मेले पे तो बाद में होने लगा है, व्यवसायिक डांस है। व्यवसायिक डांस का सीधा मतलब ये होता है कि अपने सामने आके अगर डांस करेंगे तो अपन सब लोग मिलकर 1000 रुपए दे देंगे, पर वही व्यक्ति अगर जाके लाखों की संख्या में नाचते हैं तो वहां 50,000 आदमी तो पैसा देंगे कि नहीं देंगे, इसलिए वहां पे किया जाए। तो पहले सबसे अधिक भीड़ आया करती थी हिंगलाज माता जी की, और इस डांस की शुरुआत रियल में हिंगलाज माता जी के मंदिर से ही है, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर है हिंगलाज माता जी का, तब भी लोग जीवन यापन करते थे। रामदेव जी की पूजा तो 15वीं सदी में चली है, तो 15वीं सदी में जब भीड़ भयंकर रामदेव जी के ट्रांसफर हुई थी तो उसके बाद में इन्होंने किसको करना शुरू कर दिया, रामदेव जी। पर आज रामदेव जी के जब करते हैं तो भी हिंगलाज माता जी को याद रखते हैं, और वो हिंगलाज माता जी का प्रतीक ही माना जाता है कटार, कि हम अपने काम आपसे शुरू किया था तो हम उस चीज को नहीं भूल सकते। भाई आज आप उन्हें कोई भी चीज शुरुआत में जहां से शुरू की होगी तो क्या आप उस व्यक्ति को भूल सकते हो जो आपको सलाह देने वाला था। कल तुम मान लो कोई नौकरी करने चले जाओ, पहली नौकरी जहां पे आपकी हुई उसके बाद में आपको एक समय बदलता रहता है, आप किसी और जगह पे भी लगोगे और जगह पे भी लगोगे, पर शुरुआत में आपको जिस आदमी ने काम दिलाया होगा क्या आप उसको भूल जाओगे, नहीं भूला जाता। बीच में कितने ही लोग आए उन सबको भूल सकते हो, परंतु उसको नहीं भूला जाता जिसने ये मान लो कि पढ़ाना शुरू किया तो तुम्हें मारकर पकड़ना जिसने सिखाया, वो आदमी जो है वो आपके लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा कि यार उसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अब हमें 2012 से पढ़ा रहे हैं तो क्या ये की कोचिंग नहीं है, सारियों में पढ़ा चुके, जितनी भी चल रही है राजस्थान में सब में पढ़ा चुके, बड़ी बड़ी जो छोटी मोटी सब में, और हमेशा आदमी बदलता रहता है। वो कहते हैं ना कि भाई यहाँ पे तो वो पैसे का गेम होता है, सीधा सा वही बात है, तो यहाँ पे वो बदलता रहता है। तो हमेशा, पर शुरुआत में जिस व्यक्ति ने ये कहा था कि ऐसे पढ़ाना है तो उसको थोड़ी भूल सकते हैं, उनको तभी भी फोन करके बात करते ही है ना। तो शुरुआत करवाने वाले व्यक्ति जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे हिंगलाज माता जी को माना ही जाता है कि आज भी हम आपको याद ही रखेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी मुख्य नृत्यांगना कौन है, मांगी बाई। मांगी बाई का जन्म तो चित्तौड़ में हुआ है,
और पादरला में इस डांस को फेमस करती है ये। आपको इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो कैसे हुआ, सब मुमकिन कैसे हुआ? तो गाड़िया लुहार सम्मेलन जो है 1954 में होता है। और ये गाड़िया लुहार सम्मेलन था क्या? गाड़िया लुहार होते कौन है? आप उनसे जाके पूछो। ये आपके गांव के बाहर बसे हुए होंगे, जहां पे जंगल होगा वहां पे बसे हुए होंगे। ये कभी भी गांव के पास में नहीं बसते हैं। और ये लकड़ी के पहियों पे और लोहे की कीलों पे इनका जीवन व्यतीत होता है। इनके पास में गाड़ा होता है, बैल होता है, उसी में पूरा सामान होता है, बच्चे बच्चे सब उनमें ही रहते हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते रहते हैं। आप इनसे जाके पूछना कि तुम कौन हो, तो फिर ये कहेंगे कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं। फिर वो आप कहोगे कि महाराणा प्रताप के वंशज हो तो आप वहां क्यों नहीं रहते? फिर वो आपको बताएंगे कि हम जब महाराणा प्रताप ने मुगलों के साथ में संघर्ष कर रहे थे और उस समय में उन्होंने अपना पूरा साम्राज्य छोड़ दिया था और जंगलों में रहने लग गए थे, तो उस समय हमने भी अपना क्षेत्र छोड़ दिया था। तो फिर आप उनसे कहो कि तुम महाराणा प्रताप के करते क्या थे? तो फिर वो आपको कहेंगे कि हम हथियार बनाने का काम करते थे। आज भी हम हथियार ही बनाते हैं। आज अपन सब लोगों के लिए दराती, कुल्हाड़ी ये सब बनाया करते हैं। उस समय में वो उनके लिए बनाया करते थे ये सब चीजें। तो फिर अच्छा वो हो तुम? बोला हाँ। तो अब वापस फिर नहीं जाएंगे, कभी नहीं गए वापस। तो कहते हैं कि भाई ये प्रताप की तरह से ही रहते हैं। प्रताप जंगल में रहता था तो ये भी जंगल में रहते हैं। हमेशा जंगल जहां होगा वहीं पे ये अपना गाड़ा रोकते हैं। दूसरी बात, प्रताप जमीन पे सोते थे, ये भी जमीन पे सोते थे। अब तो नहीं, अब तो ये मकान मकान बनाने के रहने लग गए। अब तो इनकी चीजें बदल गई, पर पहले ये जमीन पे ही सोते थे। प्रताप पत्तल में खाना खाता था, ये भी पत्तलों में ही खाना खाते थे। प्रताप के जो जंगल में जब रहते थे तो वहां पे क्या नाम है, कभी भी दीपक उपक नहीं जलाते थे। ये भी इनके कभी भी दीपक नहीं जलाते थे। अब तो फिर भी लाइटें वाइटें ये सब लगाने लग गए, पर पुराने समय में कभी भी दीपक इनका जलाना नहीं होता था। और एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रताप भी घूमता था जंगल में, तो ये भी एक घुमंतू जाति हुआ करती थी। जब भारत की आजादी होती है 47 में, उसके बाद में यहां 48 के बाद में माणिक्यलाल वर्मा साहब को यहां का प्रधानमंत्री की पोस्ट दी जाती है। मेवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया, उस समय मुख्यमंत्री नहीं होता था। तो माणिक्यलाल वर्मा भाई सामाजिक सुधार का कार्य करना शुरू किया उन्होंने, तभी तो वो नाम बड़ा फेमस हुआ। मेवाड़ में हर जगह पे माणिक्यलाल वर्मा कुछ ना कुछ बना ही हुआ है कि उन्होंने इतने सुधार के काम कर दिए। तो उसी टाइम की बात है, उन्होंने क्या किया, एक चीज के बारे में सोचा कि प्रताप के साथ में जो जाति बाहर चली गई थी उसको वापस से तोड़ दिलाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा ने अपने स्तर पे उनसे प्रयास किया, बड़े बड़े लीडर्स होते उनसे मिले कि आप अब तो वापस आ जाओ, आप जिस आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो वो समाप्त हो चुकी है, अब तो राजतंत्र खत्म हो गया, अब तो लोकतंत्र आ चुका है, अब भी आप इस आजादी की क्या ही लड़ाई लड़नी। तो वो नहीं माने कि नहीं हम वापस नहीं जाएंगे। जब नहीं माने तो माणिक्यलाल वर्मा ने पत्र लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी के पास में, और नेहरू जी से कहा कि आप आओ और आप इनको समझाओ और इनको वापस इनका घर दिला दो, कब तक ये भटकते रहेंगे ऐसे। माणिक्यलाल वर्मा की इस बात को नेहरू साहब कहते हैं कि ठीक है मैं आता हूं। तो ये 1954 की वही घटना है, जब नेहरू जी आए थे तो पूरे राजस्थान से लोग ये तमाशा देखने के लिए आए थे कि क्या वो जाति आज अपना आत्म स्वाभिमान समाप्त करेगी, क्या वो वापस चित्तौड़ आने के लिए तैयार हो जाएगी। तो उनका तमाशा देखने के लिए पादरला से गोरमदास जी भी आए थे, ये गोरमदास जी, कि भाई आज क्या होगा चित्तौड़ में। और कहते हैं कि वो अपने साहित्य किताबों में लिखा हुआ है, ये कांग्रेस का अधिवेशन था, ये फेल हो गया था, इसलिए मूल किताबों में नहीं है, साहित्य वालों ने लिख दिया बस इसको, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन फेल हुए ना उनको लिखा ही नहीं गया है, तो इसलिए ये फेल हुआ था, डायरेक्ट रूप से फेल हुआ था। तो जवाहरलाल नेहरू साहब जब यहाँ पे आए और आते हैं तो उनको पर्दे वाली कार जो होती है, इसके पर्दे हटा दिए गए थे और इनको बीच में खड़ा किया गया था, और आगे पगड़ी वाले जितने भी ये लोहार समुदाय के लोग थे ये थे। और चित्तौड़ की गलियां छोटी पड़ गई थी, इतनी जनता देखने के लिए आई। अब उसमें मांगी बाई चित्तौड़ की थी, तो इनका एक नॉर्मल सा प्रोग्राम रखा गया था बच्चों की तरह से कि भाई जब तक भीड़ को रोक के रखना तू डांस कर लेना बेटा। तो मांगी बाई थोड़ा बड़ा नाचना जानती थी, और जब वो नाचती हैं तो उसी समय पे गोरमदास जी जो थे उस समय में पादरला में और हिंगलाज माता जी के मंदिर में वो तेरह ताली डांस करते थे। अब जब उन्होंने इस लड़की को नाचते हुए देखा, और वो भी उस जमाने में जब महिला वैसे डरती है आगे आने से, तो गोरमदास जी को लगा यार इसको तो अपने घर पे ले चले ताकि मैं भी डांस करता हूं और इसको भी सिखा देंगे जितना नहीं आता होगा, और अपना जीवन यापन अच्छे से हो जाएगा। पर लेके कैसे जाए, गोरमदास जी का खुद का विवाह हो रखा है। तो फिर गोरमदास जी
उनके पिताजी से मिलने के लिए गए और अपने छोटे भाई भैरूदास जी के उनका विवाह करवा के लेके गए। और उसके बाद में ये लड़की बनीना चित्तौड़ से पादरला आ गई। और पादरला में आके और यहाँ पे कहते हैं कि अपने ही जेठ से, जेठ ही लगता है नाते में तो, और उनसे घूंघट हटा के और इस कला को सीखती है। क्योंकि अपने परिवार का जीवन यापन करना था, व्यवसाय करना था, व्यवसायिक जातियां हैं तो जीवन यापन करना था, इस वजह से अपने ही जेठ से कला सीखती है। और उसके बाद में पूछती है कि आप कहाँ डांस करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम तो उसके हिंगलाज माता जी के। बोला भीड़ कहाँ आती है, बोला रामदेव जी के। बोला आगे से डांस किसके होगा, रामदेव जी के, जहां भीड़ आएगी पैसा वहां पे अधिक मिलेगा, सीधी बात ये थी। उसके बाद में उन्होंने कहा ठीक है। अब दूसरा बड़ा कारण ये भी था जो आज भी है, अगर कोई महिला डांस करती है तो उसको पैसा अधिक मिलता है। बच्चा अगर छोटा डांस करता है तो उसको पैसा अधिक मिलता है, और कोई पुरुष अगर डांस करता है तो उसको पैसा नहीं मिलता, क्योंकि अपन ही नहीं देते किसी को। और अभी कोई महिला डांसने लग जाए, ले भाई, है ना, और सुबह जेब में देखते हैं तो 20 रुपए मिलते हैं, पूरी रात उड़ा उड़ा के आ जाते हैं वहां पे, और सुबह पैसे मिलते ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने सोचा कि यार महिलाओं से डांस अगर करवाएंगे तो पैसा आएगा, व्यवसाय है जी, कैसे भी करवा लो। तो इसलिए प्रोफेशनल डांस ये इसलिए हो गया और इसको ऐसे करवा लिया। तो मांगी बाई ने जब शुरू किया तो बहुत पैसा आया, इस वजह से अब आगे से फिर ये महिलाएं डांस करने लगे। अब पुरुष भी करें, क्योंकि सरकार ऐसी हालत कर रही है पुरुषों की, कभी आरक्षण नहीं देती, कभी भर्ती में पास नहीं करती, इसलिए अब इन पुरुषों को सारे काम वो करने पड़ेंगे जो महिला करती है। ये डांस ये करेंगे, महिला लगेंगी गवर्नमेंट नौकरी, वो नौकरी करके आएंगी, ये उनके मोजे खोलेंगे बैठ के आराम से, है ना। उसके बाद में रोटियां बनाएंगे, बच्चों को संभालेंगे, क्योंकि मजे ले रहे हैं ना कोचिंग में, तो कोचिंग मजे लेने वालों की तो यही होती है। तो यहां से आपको याद रखना है, ये सब काम हो जाएंगे धीरे धीरे। आरक्षण ऐसा हो जाएगा 50% जिस दिन हो गया महिलाओं का, तो उस दिन तो ये कोई 5 पुरुष लगेंगे, 12% दे देंगे किसको, आर्मी के कोटे वालों को। और अभी ये जाग नहीं रहे इन चीजों को लेके, ये सोच रहे हैं ऐसे ही जिंदगी कट जाएगी जी, कटती है जिसकी वो पता चल जाएगा। सबसे संघर्ष अगर किसी को करना पड़ता है तो पुरुष होता है। बचपन में जब से उसका जन्म होता है तब से उसकी जिंदगी में रोना शुरू होता है, मरता है तब तक रोएगा। महिला को कोई ना कोई तुम्हारा जैसा कार्टून बैठा हुआ खिला देगा, है ना, वो तैयार और बैठे हैं कि ले भाई कोई विवाह करके आए, सब तुम्हारे जैसे बैठे हैं। अगर सबसे बड़ी समस्या किसी को होती है पुरुष को, और जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे उतना ही जल्दी समझदार हो जाओगे। आज जो अपन सब चीजें मजे में कर पा रहे हैं ना, ये नहीं होती, इतना आसान नहीं है। लोगों ने देखो ना यार, कोई भाई डिफेंडर लेके घूम रहा है, कोई थार लेके घूम रहा है, हम आज भी वही पैदल जा रहे हैं तो बाद में भी पैदल ही घूमेंगे। अगर अपन जीवन में परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये करना पड़ेगा, मजबूरी है। और लड़का अपना जीवन ऐसा नहीं है जैसा, महिला तो घर पे ही रहती है, हमेशा ही घर पे रहती है, इनको क्या ही करना है भाई। कोई ना कोई गवर्नमेंट लगा हुआ उसके साथ तो विवाह होता है आजकल, ऐसे ही कार्टून को तो देते नहीं है, इसलिए तो उसके बाद में विवाह जब होगा तो वो वैसे खिला देगा। और अपनी जिंदगी ये है कि बाहर ही रहेंगे, हमेशा बाहर ही कमाएंगे, हम बाहर ही रहते हैं, और एक लड़के की वजह से पूरा परिवार खुश रहता है। इसलिए आपको जल्दी समझना पड़ेगा कि नौकरी लगना अपने लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आगे देखना, आगे ये 2 साल मान लो, इस 2 साल में जो लड़का लग गया ना वो लग गया, या लड़की जो भी लग गई, नहीं तो पुराने वाले तो नहीं लगेंगे। आगे इतना टैलेंट कूट कूट के भरा पड़ा है। मेरे भांजा भांजी है जो अभी 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, और राजस्थान उनको जीके पूरी आती है अभी से ही। क्यों? गर्मियों के टाइम में क्लास देखते हैं आराम से, किताबें पढ़ते हैं आराम से। अब वो बच्चे इतने एडवांस अभी से ही हो गए, वो जब यहाँ पहुंचेंगे, तुम्हें आज सुनने को मिल रहा है 13 तालीम में कामड़िया जाति करती है, वो कामड़िया जाति पता नहीं कब के याद करके बैठे हैं। इसलिए अब इतने एडवांस आ गए, और फिर भर्तियों में देख लो कैसी पारदर्शिता रही है, आपको भी दिख रही होगी कि कैसा क्या होता है। और दूसरी बड़ी बात, पेपर का लेवल देख लो कितना टफ आ रहा है। कई बार तो इसको देख के ऐसा लगता है नौकरी मिलेगी ही नहीं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए जल्दी समझ जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार बता दो, दिखा 13 ताली, सबसे 8 जिलों से सीमा किसकी, पाली का कौन सी तहसील, बाली, और गांव कौन सा, पादरला। सबसे बड़ा जिला, किसका मेला, कौन सी जाति की महिला, विवाहित या विवाहित, कितने मंजीरे बांधेगी, 9 किस पे बांधेगी, 4 किस में, और उसके बाद में डांस करेगी। बीच बीच में मुंह में तलवार कटार किसका प्रतीक, हिंगलाज माता। उनकी नृत्यांगना कौन है फेमस, मांगी बाई। मांगी बाई के पति का नाम क्या है, भैरूदास। गुरु का नाम क्या है, गोरमदास। पहली बार कब किया था डांस, 1954। कौन सा सम्मेलन हुआ था, गाड़ियालवार। और पुरुषों का नाम याद रखना है किसका, लक्ष्मण दास कामड़। याद रह जाएगी बात, लिखो दिखा, मैं बोलता हूं।
ऐसे नहीं लिखना, मैं बोल देता हूं। लिखो, तेरह ताली लिख लिया। लिखो तेरह ताली नृत्य, और इसमें लिखो इसका उद्गम। उद्गम, उद्गम लिखना पादरला गांव, पादरला गांव, बाली तहसील, बाली पाली, बाली पाली, लिख दिया। उसके बाद में लिखो, यह नृत्य लोक देवता रामदेव जी के मेले पर यह नृत्य लोक देवता रामदेव जी के मेले पर कामड़ जाति की कामड़ जाति की विवाहित महिलाओं द्वारा, विवाहित के नीचे अंडरलाइन कर देना भाई, पता रहे ताकि, विवाहित महिलाओं द्वारा घुटनों के बल पर बैठकर घुटनों के बल पर बैठकर किया जाता है। मंजीरे लिखो, मंजीरे, कितने मंजीरे बांध कर, तो मंजीरे 13 करो, और 13 में करो 9 दाएं पैर पे, और 4 हाथों में। 9 दाएं पैर पे और 4 हाथों में। वाद्य यंत्र और लिखो इसके, एक तो आपको पता ही है कि मंजीरा है, एक आता है तानपुरा, एक आता है चौतारा, चौतारा को ही कहते हैं तंदूरा, ये अभी आरएस में आया था तंदूरा, कौन से नृत्य में बजता है, ये सब लिख दो। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, तंदूरा। मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, तंदूरा, लिख दिया। लिखो तो भाई, मंजीरा, तानपुरा, चौतारा, तंदूरा। उसके बाद में लिखो, इसमें नृत्यांगना बीच बीच में, इसमें नृत्यांगना बीच बीच में मुंह में तलवार या कटार लेती है, बीच बीच में मुंह में तलवार या कटार लेती है, जो हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है, जो हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है, हिंगलाज माता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये सेम लिख दो।
1959, 59, 59 की 54? आप 59 बता रहे हो? चौवन, गाड़ियालवार सम्मेलन। देखो एक बार चेक कर लो भाई। 55 कैसे बता रहा है तो पता नहीं। साहित्य में 54 है। ये सब डाटा अलग अलग होता है। ये सम्मेलन तो 54 में हुआ था। सम्मेलन की बात है ना, तो वो 54 में हुआ है। भाई 56 में तो राजस्थान बन गया था ना, तो उससे पहले माणिक्यलाल वर्मा तो थे। उसी समय की मांग उठाई गई थी। अब इस सम्मेलन का उल्लेख नहीं किया गया ना, इसलिए क्योंकि ये विफल था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप वापस आ जाओ, इन्होंने डायरेक्ट रूप से कहा कि नहीं आएंगे। आत्म स्वाभिमान पहले है, तो आज तक नहीं आए, इसलिए इसका उल्लेख किसी ने किया ही नहीं। लिख लिया क्या है? देखो, इसमें नर्तक तीन ही याद करने होते हैं। एक डांसर तो मांगी बाई तेरह ताले की, और चरी की फलकू, और कालबेलिया की गुलाबो। इसके अलावा जो भी नाम आएगा वो ज्यादा आएंगे बवाई में, इसलिए बवाई की ज्यादा याद रखनी नहीं है, वो अपने आप से हो जाएगी। बाकी तीन याद कर लोगे तो बाकी का पता चल जाता है। तो हर एक चीज को याद करने का तरीका हो, ऐसे नहीं मन मर्जी आए जो ही टिका दिया। तो इसलिए याद रखना है इस बात को। बाकी बातें करेंगे कल।